behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's most awaited webinar on Union Budget 23-24, and on this subject or this topic, our honorable former president of ICI, C. Atul Gupta ji with us. He will speak on indirect tax, that is the GST, and later on our honorable Ahuja ji will join us. He will preside us on the direct tax, and Avinash Gupta ji on international taxation. As you know, Atul Gupta ji is not a new to our chartered accountant fraternity. He is a former president of ICI, former chairman of NIRC of ICI, and also former chairman of NIRC of ICWA. I will not take too much time because the Sankhya is more than 790. So without taking too much more time, I request straight away to our former president of ICI, Honorable, to please kindly deliberate on the GST. Over to you, sir. Gupta ji. Thank you, Rajesh Bhai Sahab, and all the distinguished colleagues, panelists from Delhi, Amritsar, and the different part of the country. I acknowledge the presence of former chairman of the Amritsar branch, C.A. Gaurav Gupta ji as well, apart from other colleagues from the profession, senior members. जैसा कि राजेश भाई साहब ने कहा कि अभी हम लोग सब बजट 2023 या फाइनेंस बिल 2023 को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हैं। जीएसटी का एक यूनिक सिचुएशन है राजेश जी, कि जीएसटी में अब बजट जो है वो एक साल में एक बार नहीं आता है, यहाँ पर हर महीने बजट आता है इन द शेप ऑफ अ जीएसटी काउंसिल अनाउंसमेंट, जो आप सभी लोग बड़े ध्यान से और उत्साह से डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जीएसटी और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सिनोनिमस के रूप में देखे जाते हैं। दोनों का आपस में उस तरीके का एक संबंध बन चुका है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इनटू द सब्जेक्ट फुल्ली। लेकिन फिर भी आप सभी जानते हैं कि जीएसटी में अमेंडमेंट्स होती हैं, 1000 से ज्यादा सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन पिछले 5 सालों में इशू हुए हैं। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जिनमें एक्ट में अमेंडमेंट करना होता है। तो जो एक्ट में अमेंडमेंट होते हैं वो क्योंकि सर्कुलर और नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं हो सकते जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल ना हो, इसलिए वो सारे चेंजेस जिनमें एक्ट में अमेंडमेंट है वो हमारे बिल के अंदर, फाइनेंस बिल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे 17 चेंजेस जो हैं वो इस बार बजट में आपके पास जीएसटी के लिए हैं, जिनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो पहला कैटेगरी का चेंज है वो है हमारे कंपोजिशन डीलर के लिए। कंपोजिशन डीलर हमारा सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड करता है अपने आप को थ्रेशोल्ड के हिसाब से, और वो जो है वो अपनी एक्टिविटी करता है, लेकिन उसके ऊपर मार्गो लगा हुआ है कि वो अगर कंपोजिशन डीलर है तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना सामान को बेच नहीं सकता। अगर वो चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं कर सकता है। तो उस वजह से जो है वो कंपोजिशन स्कीम वाले व्यक्ति को वो सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते जो आज की टेक्नोलॉजी के युग में ई कॉमर्स ऑपरेटर उनको बेनिफिट दे सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक अमेंडमेंट का प्रपोज किया गया था, और ये कहा गया था कि 1 जनवरी 23 से इस प्रावधान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इस डेट को बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसके लिए एनेबलिंग प्रोविजन अवेलेबल नहीं थे। तो अब जो है वो सेक्शन 10 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है राजेश जी, जिसके तहत अब जो है वो कंपोजिशन का जो डीलर है, जो गुड्स का डीलर है, कंपोजिशन स्कीम 2 तरह के लोगों के पास है, एक सर्विस वालों के पास जैसे रेस्टोरेंट है, और एक जो है वो गुड्स है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं कोई अगर किसी गुड्स में डील करता हूँ, बैग का काम करता हूँ, तो बैग के लिए मैंने कंपोजिशन स्कीम ली हुई है, तो उस केस में जो गुड्स वाले मेरे कंपोजिशन डीलर हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई भी अब कर पाएंगे। एक डेट से, जो 1 अक्टूबर की मैंने आपको डेट बताई, उस दिन से वो लोगों को फैसिलिटेशन दे दिया जाएगा। ध्यान रहे, हम लोग जो है वो कंपोजिशन डीलर सर्विस वालों की बात नहीं कर रहे हैं, कंपोजिशन डीलर गुड्स वालों की ही बात हम जो है वो कर रहे हैं। दूसरा अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट समझने के लिए मैं आप लोगों को चाहूंगा कि हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। आप लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, योगा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एक जीएसटी की एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ कि हम लोग जो है वो एक एक्सरसाइज करें छोटी सी, और उससे आपको क्लैरिटी आएगी। मैं चाहूंगा आप सब लोग नोट करें, आप सब लोगों के पास कॉपी पेन अवेलेबल है, तो आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करें अपने अपने आप से, क्योंकि ये फिजिकल प्रोग्राम नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, और दे पाएंगे तो चैट पे दे पाएंगे, तो वो उतना नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति है जिसकी 5 करोड़ की टर्नओवर है टैक्सेबल, 5 करोड़ की, गौरव जी नोट करें, 5 करोड़ की टैक्सेबल टर्नओवर है,
और 5 करोड़ की ही उसकी एग्जम्प्टेड टर्नओवर है। ठीक है साहब। अब 2 करोड़ का उसका एक्सपोर्ट का काम है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करता है वो 2 करोड़ की, और 2 करोड़ की जो जो है वो उसकी निल रेटेड सप्लाई है। ठीक है जी, 4 तरह की बात बताई, 5 करोड़ टैक्सेबल, 5 करोड़ एग्जम्प्टेड, 2 करोड़ की जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और 2 करोड़ की जो है वो निल रेटेड। और इसके अलावा वो शेयर मार्केट में डील करता है, तो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, तो उसने 100 करोड़ की सेल करी शेयर, और 98 करोड़ के परचेस किए एक वर्ष में, उसने 98 करोड़ के परचेस किए और 100 करोड़ के बेचे, मतलब उसको 2 करोड़ का प्रॉफिट है शेयर मार्केट से, लेकिन सेल वैल्यू जो है वो 100 करोड़ है। ठीक है साहब, आपने बताना है कि इसको किस रेशो में क्रेडिट मिलेगा। तो मैं अगर राजेश जी की टर्नओवर बोलूं, राजेश जी की टर्नओवर 1 करोड़ है, 70 लाख टैक्सेबल है, 30 लाख एग्जम्प्टेड है, तो मुझे 70% क्रेडिट मिलता है, ये आप सभी को पता है। क्लियर है जी, क्योंकि मेरा टैक्सेबल और टोटल का टर्नओवर का मैं रेशियो निकालूंगा, वही रेशो मैं इसमें पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि किस रेशो में मुझे क्रेडिट मिलेगा। आप में से जो अगर कोई हैंड रेस करके पैनलिस्ट बताना चाहे या चैट बॉक्स में कोई डालना चाहे, या फिर मैं आप जो है वो आंसर अपने लेवल पे एक कुछ चरणों के बाद मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, और कैलकुलेट करने के बाद आप में से कोई अगर चैट बॉक्स पे आंसर डालना चाहे तो। मैंने बोला सर 5 करोड़ की टैक्सेबल, 5 करोड़ की एग्जम्प्टेड, 2 करोड़ का एक्सपोर्ट, 2 करोड़ की निल रेटेड, और शेयर मार्केट से 2 करोड़ का प्रॉफिट, 100 करोड़ की सेल से, 100 करोड़ के शेयर सेल पे 2 करोड़ का प्रॉफिट। तो अपने पास जो है वो Q&A के अंदर जो है वो आंसर आया नरेंद्र अग्रवाल जी का 9/114, और इसी तरीके से जो है वो लिनोवा से करीब ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने बोला 50% क्रेडिट मिलेगा, मतलब उनका रेशो है 7/14 अगर मैं बात करूं तो। सर उस चैट बॉक्स में भी है, चैट बॉक्स में भी है सर। हाँ मैंने देख लिया सर, चैट बॉक्स पे ही मैं पहुंच गया। तो आंसर जो है वो 1 मिनट के लिए 7/14 है, 50% है, 12/16, 50, 1/1, 5/14, ऐसे करके आंसर है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सभी आंसर गलत है। सर 9/14 प्लस 0.1% होगा ट्रांजेक्शन उसका प्रॉफिट का। हाँ, तो आपने जो है वो हेमंत जी बिल्कुल आपने सही बताने की कोशिश करी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 5 करोड़ की जो मेरी टैक्सेबल टर्नओवर है वो टैक्सेबल में जाएगी, 5 करोड़ मेरी एग्जेम्प्टेड है वो एग्जेम्प्टेड में रहेगी, एक्सपोर्ट की जो टर्नओवर है वो मेरी टैक्सेबल में मानी जाती है, क्योंकि मुझे उसके अगेंस्ट में रिफंड मिलता है, तो 2 करोड़ मेरी टैक्सेबल में डलेगी, और 2 करोड़ जो मेरी निल रेटेड है वो मेरी एग्जम्प्ट मानी जाती है। ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ सेक्शन 17(2) और 17(3) से। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं सेक्शन 17(2) और 17(3) से पढ़ के मैंने बताया कि 2 करोड़ जो है निल रेटेड को भी हम एग्जम्प्ट मानेंगे। अब जब ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो वहां पर झगड़ा है, वहां पर समझना है, कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि इसमें कुछ एग्जम्प्टेड होगा क्या नहीं होगा, किसी ने कहा 100 करोड़ एग्जम्प्टेड होगा, किसी ने उसको कंसीडर ही नहीं किया। तो राजेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को सेक्शन 17(3) में बताया गया है कि अगर आप ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज करते हैं तो वो टर्नओवर भी आपकी एग्जम्प्टेड मानी जाती है। लेकिन रूल 45 में यह बताया गया कि पूरी टर्नओवर एग्जम्प्टेड नहीं मानी जाएगी, केवल 1% ऑफ द सेल वैल्यू, मतलब 100 करोड़ का 1%, 1 करोड़ रुपया जो है वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो आपका रेशो क्या निकल गया, 7/15। जो आपका रेशो निकला, 5 और 2 7 टैक्सेबल, 5 और 2 7 एग्जम्प्टेड, और 1 करोड़ एग्जम्प्टेड, 8 करोड़ एग्जम्प्टेड। ठीक है गौरव जी, तो 1 मिनट के लिए 8 करोड़ एग्जम्प्टेड हो गई, तो आपका रेशो हो गया 7/15। ये जो रेशो है सेक्शन 17(2) और 17(3) में, इसमें अब एक नई एग्जम्प्टेड टर्नओवर जोड़ी जा रही है। इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, जो चेंज नंबर 2 है उसके अंदर एक नई टर्नओवर जोड़ी गई है, एग्जम्प्टेड टर्नओवर, की अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी और वो वेयर हाउस में रखी हुई है और उनको होम कंजम्पशन से पहले पहले आपने उसको सेल कर दिया, तो उस टर्नओवर को भी एग्जम्प्टेड टर्नओवर माना जाएगा। तो आपने जब ये रेशो निकालना है, तो जैसे ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, तो जैसे हाईसी सेल होती है, मैं हाईसी सेल की बात नहीं कर रहा, ठीक है साहब, मैं बात कर रहा हूँ वो टर्नओवर की, वो ट्रांजेक्शन की जहां पर गुड्स वेयर हाउस में है और उनको होम कंजम्पशन से पहले सेल कर दिया गया, उस टर्नओवर को भी एग्जम्प्ट माना जाएगा। लेकिन कितना परसेंट माना जाएगा, उसके लिए उन्होंने बोला कि हम आपको नोटिफाई करेंगे। तो जैसे ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज पूरी एग्जम्प्ट नहीं है, केवल 1% ऑफ द सेल वैल्यू इज एग्जम्प्टेड है, ऐसे ही इसमें भी एक परसेंटेज आएगी और उसको हमें एग्जम्प्टेड टर्नओवर में डालना है। तो ये था हमारा राजेश जी दूसरा बड़ा चेंज।
मैंने बहाने बहाने से आपको 17.2 17.3 भी पढ़ा दिया और उसका एक रेशियो निकाल के ये भी बता दिया कि हमारे आंसर अभी गलत है, लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है, पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं और तीसरा चेंज जो हम जो है वो डिस्कस करना आगे डिस्कस करते हैं। जो तीसरा चेंज है सर वो है हमारा CSR एक्सपेंडिचर को लेकर। सेक्शन 135 कंपनी एक्ट का बोलता है आपको CSR एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है साहब, एक थ्रेशोल्ड के ऊपर। लेकिन CSR से करे हुए खर्चे के ऊपर GST का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो सर्विस टैक्स में भी क्वेश्चन था और अब GST में भी क्वेश्चन है। मेरे पास कुछ जजमेंट ऐसे हैं जो कहते हैं CSR एक्सपेंडिचर पे क्रेडिट मिल जाएगा। अभी एक रिसेंटली एडवांस रूलिंग भी आई कि क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रेरी जजमेंट भी हैं जहां पर बोलते हैं कि CSR से रिलेटेड खर्चों के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब साहब जो है वो इस झगड़े को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल के अंदर ये इंट्रोड्यूस कर दिया, कहां पर, सेक्शन 17(5), जो ब्लॉक क्रेडिट जहां पे होते हैं, मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा, फूड एंड बेवरेजेस का नहीं मिलेगा, उस सेक्शन में उन्होंने एक वो नई एंट्री डाल दी है कि आपको CSR से रिलेटेड खर्चों का क्रेडिट भी अब आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए एक नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है गौरव जी, जरा हेमंत जी जरा ध्यान से सुनने की है कि झगड़ा तो कब से है, झगड़ा है 1 जुलाई 17 से, ठीक है साहब, और जो है वो नोटिफिकेशन आएगी आज कि भैया क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्या होगा बीच के पीरियड का, तो बीच का पीरियड जो है वो अगर मान लीजिए आज आप मना करते हो तो पिछले पीरियड का वो मना नहीं था, ठीक है साहब। तो अगर वो अमेंडमेंट नोटिफिकेशन जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं आती है, तो अगर जो मेरे भाई साहब लिटिगेशन में डील करते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो 1 जुलाई 17 से, और सपोज कीजिए 2 फरवरी को आती है तो 2 फरवरी 23 तक उस CSR एक्सपेंडिचर के ऊपर क्रेडिट के लिए आर्ग्यूमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ रितु भाटिया जी की CSR से रिलेटेड खर्चा क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। जो अभी तक एक कंफ्यूजन था जो आपने उसमें डाला चैट बॉक्स में कि प्लीज रिपीट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि CSR से रिलेटेड क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको स्पेसिफिकली 17(5) में ब्लॉक कर दिया गया है कि अब 17(5) के अंदर ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में CSR एक्सपेंडिचर के क्रेडिट जो है एक्सपेंडिचर के ऊपर जो क्रेडिट मिलेगा वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये आज की तारीख में आप नोटिफाई करेंगे तो पिछला पीरियड का जो है वो नेचुरली जो है वो प्रियम्बल ऑफ द लॉ हो सकती है, इंटेंशन ऑफ द लॉ हो सकती है, परंतु आपको पता है कि जब नोटिफिकेशन इशू की जाती है तो उससे पहले के पीरियड में वो बात क्लियर हो जाती है कि उससे पहले ये मना नहीं था। तो इसलिए आप उस तरीके से अपने केस को जो है वो आर्ग्यूमेंट जो है वो कर सकते हैं साहब। उसके बाद एक और चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है सेक्शन 22, 23, 24 के अंदर एक जो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन थी। 22 क्या करता है, डील करता है रजिस्ट्रेशन को, और 24 करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को। सेक्शन 23 क्या कहता है, सेक्शन 23 कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कुछ सिचुएशन में। अब क्या होता था राजेश जी, 22 कह रहा है रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, 24 कह रहा है कंपलसरी है, 23 कह रहा है अगर आपकी टर्नओवर, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आपकी टर्नओवर पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है, आप सिर्फ एग्जम्प्टेड टर्नओवर में ही डील करते हो, ठीक है साहब, या फिर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो और एग्रीकल्चरिस्ट के केस में आपकी जो टर्नओवर है खेती बाड़ी की है और प्लस कोई दूसरी इनकम भी है, तो आपने केवल दूसरी इनकम देखनी है। ध्यान से मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है, एग्रीगेट टर्नओवर में बताया गया टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों को डालना है। तो अगर मान लीजिए गौरव जी की टर्नओवर है सीए की प्रोफेशन से 18 लाख और जो है वो उनको रेंट आता है, एग्जम्प्ट है रेंट, हाउसिंग रेंट 5 लाख का एग्जम्प्ट है, तो 23 लाख हो गई। तो क्या इनकी टर्नओवर 18 लाख मानी जाएगी या 23 लाख? आंसर सभी लोगों का होगा कि 23 लाख मानी जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों जोड़नी है। लेकिन अगर एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपकी टर्नओवर 5 ही लाख मानी जाएगी, 18 लाख ही मानी जाएगी, क्योंकि वो टैक्सेबल देखी जाती है, ऐसा सेक्शन 23 में लिखा हुआ है। और अगर आपकी टर्नओवर प्योर हाउसिंग प्रॉपर्टी से हो, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर यूज एज रेजिडेंस, केवल एग्जाम्प्ट वाली है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, चाहे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ हो। ये सेक्शन 23 में लिखा गया है। अब क्या होता था, सेक्शन 23 तो मुझे बेनिफिट देता था, लेकिन सेक्शन 22 और 24 मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवा देता था। खासकर कब करवा देता था, जब मुझे आरसीएम में टैक्स पे करना होता था। तो अगर मान लीजिए मेरी टर्नओवर पूरी एग्जम्प्टेड है, गौरव जी ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मेरी रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की इनकम है 5 करोड़, मेरा प्योर एग्जम्प्टेड है, अनिल जी मुझे कोई टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, ठीक है, लेकिन मैंने अगर वकील की सर्विस ले ली, हमारे बीच में एडवोकेट धमीजा जी सर बैठे हैं, मैंने उनकी सर्विस ले ली, तो मुझे रिवर्स चार्ज में उसका जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, और रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराने के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये मुझे सेक्शन 24 बोलता है।
लेकिन अब जो है सेक्शन 23 में उन्होंने बोल दिया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सेक्शन 22 एंड 24। मतलब मुझे 24 जो है वो अब बाध्य नहीं कर सकता कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ गौरव जी, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ की है रेंटिंग से रिलेटेड और आपकी प्योर एग्जेम्प्टेड है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है सेक्शन 23 की वजह से, चाहे आपको आरसीएम की लायबिलिटी क्यों ना हो। ठीक है साहब, तो ये अपने आप में एक ऐसा अमेंडमेंट है जो काफी सारे लोगों को वो करेगा, मतलब मैं कहूंगा कि बेनिफिट पहुंचाएगा। जहां पर आप प्योर एग्जेम्प्टेड में डील करते हो और वहां पर आपको जबरदस्ती आरसीएम के लिए रजिस्ट्रेशन लेना होता है, वो रजिस्ट्रेशन अब आपको जो है वो कंपलसरी नहीं रहेगा, क्योंकि सेक्शन 23 आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है, जिसमें लिखा हुआ है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 22 एंड 24। साहब इसके बाद इनकम टैक्स में सनसेट क्लॉज होती है, आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट है, उसके बाद रिटर्न फाइल नहीं होगी 31 मार्च 31 दिसंबर जो भी आपकी डेट है। लेकिन जीएसटी में ये सनसेट क्लॉज अवेलेबल नहीं थी, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो विद लेट फीस एंड पेनल्टी। अब जो है वो आपको बता दूं अनिल जी कि अपने को जीएसटी में भी सनसेट क्लॉज आ गई है। सेक्शन 37 किसको डील करता है, 37 डील करता है आपकी जीएसटीआर 1 को। सेक्शन 39 डील करता है जीएसटीआर 3B को। सेक्शन 44 डील करता है एनुअल रिटर्न को। और सेक्शन 52 डील करता है टीसीएस की रिटर्न को। चारों के अंदर एक सब सेक्शन जोड़ के 3 साल की लिमिट डाल दी गई है कि अब आपको जो है वो 3 साल का समय दिया जाएगा, जो आपकी ड्यू डेट है उससे, उसके बाद जो है वो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हम जनवरी में खड़े हैं, फरवरी में, 20 फरवरी 2023 आपकी लास्ट डेट है 3B फाइल करने की, तो 20 फरवरी 2025 के बाद आप इस रिटर्न को आप फाइल नहीं कर सकते, इस पीरियड की रिटर्न को, उसके लिए सनसेट क्लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जा रही है। सही है सर, ये था हमारा उस अगला चेंज, जो मैंने 4 चेंजेस को एक साथ करके आपको जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब सर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर में जो लोग डील करते हैं, तो हमारे जो 1000 भाई साहब यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनमें से जो जो व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के क्लाइंट को डील करते हैं, उनके लिए एक जो है वो जरूरी सूचना। क्या उन्होंने कहा है कि साहब आप सेक्शन 122 के अंदर मैं एक पेनल्टी प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ये 3 में से कोई गलती करी तो उसको एक 10,000 रुपया और अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। तो अगर मान लीजिए टैक्स की गलती 5 लाख की है तो 5 लाख की पेनल्टी लगेगी। ऐसा करके एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या क्या गलतियां हैं वो नोट कर लें गौरव जी, आप जो है वो एक बार नोट कर लें। पहली गलती, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति का सामान बेच दिया, एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति का सामान खरीदा और उसका सामान आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेच दिया, तो वो अपने आप में उसको पेनल्टी का उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। दूसरा, कंपोजिशन डीलर को सर्विस और गुड्स के लिए सामान बेचना अलाउड नहीं है। आपको मैंने बोला कंपोजिशन स्कीम वाले को इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई अलाउड नहीं है, ना गुड्स की ना सर्विस की, जब तक वो प्रोविजन गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हो जाता। ठीक है साहब, तो उस केस के अंदर जो है वो उसको पेनल्टी लगेगी अगर उसने उनका सामान बेचा जिसको वो अलाउड नहीं है। और तीसरा, उसको अपनी जीएसटीआर 8 के अंदर एक लिस्ट सबमिट करनी होती है कि कौन कौन से व्यक्ति जो एग्जाम थे आपने उनका सामान बिकवाया है। एग्जाम सप्लाई, जो एग्जाम सप्लायर है उनका कितना सामान आपने बेचा, वो उसने डिटेल अपनी रिटर्न में सबमिट नहीं करी, तो उस केस के अंदर जो है वो उसको 10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी जो है वो नई प्रोविजन डाला गया है 122 के अंदर 1B करके। वो एक बार के लिए आप सभी लोग नोट कर लें, क्योंकि वो पेनल्टी प्रोविजन जो है वो बाद में ई कॉमर्स ऑपरेटर को चाहेगा। तो अगर ध्यान से सुनिएगा राजेश जी, अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास 5 लाख डीलर है, तो उसके 5 के 5 लाख डीलर का उसे रेगुलर चेक करना है कि किसी ने कंपोजिशन स्कीम तो नहीं ले ली, किसी ने अनरजिस्टर्ड तो नहीं हो गया, कोई अगर 1 मिनट के लिए एग्जाम सप्लायर तो नहीं कर रहा। तो इसलिए जो है वो एस एल गुप्ता जी को सुन नहीं रहा है, एस एल गुप्ता जी को आप देख लीजिए सर, वो डाला है उन्होंने चैट बॉक्स में, आई एम नॉट, इट इज नॉट ऑडेबल। तो आवाज सबको आ रही होगी मेरे हिसाब से, आप लोगों के उससे लग रहा है कि आवाज आप सबको आ रही है। सर राजीव कोहली सबको जी आप सबको आवाज एडवोकेट आ लिख रही लिए हैं है, सर। कुछ 2-4 लोगों के ना कंप्यूटर में उनका ऑन नहीं होता, वो ऑन करें। बाकी सबको आवाज आ रही है सर। बिल्कुल ठीक है, राजीव कोहली जी ने भी एडवोकेट लिख लिया अपने नाम के आगे। तो जो है वो 1 मिनट के लिए जो है वो आगे चलते हैं सर। तो जो है वो आगे चलते हैं सर। जो अगला चेंज है वो है हमारा दोबारे कुछ प्रोसिक्यूशंस को लेके प्रोविजंस को। सर अपने 48 जीएसटी काउंसिल में बोला गया था कि हम कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर देंगे। कौन कौन से ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है सेक्शन 132 के अंदर? 3, अगर आपने किसी ऑफिसर को उसके काम करने से रोका, 1, 2, अगर मान लीजिए आपने कोई एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, नंबर 3, अगर आपने जो है वो
आपने जो है वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, वो आपने सप्लाई नहीं करी। अब इन तीनों ऑफेंसेस के लिए प्रोसिक्यूशन संभव नहीं है, तो उसके लिए जो है वो अब आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, अपने को जो है वो अरेस्ट नहीं हो सकते हैं। ये तीनों प्रोविजन के लिए जो है वो इम्यूनिटी दे दी गई है सेक्शन 132 के अंदर। इसके अलावा एक और चीज है जो सेक्शन 132 के अंदर आई है, और वो है हमारा जो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसकी थ्रेशोल्ड। पहले हमारे पास जो अभी तक का जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर आपका इवेजन ऑफ टैक्स 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो वो बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है साहब। लेकिन अगर 5 करोड़ से ऊपर का इवेजन है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपको बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि आपको आपको ऑफिसर ही जो है वो बेल दे सकता है, पुलिस स्टेशन में भी बेल मिल सकती है। लेकिन अगर नॉन बेलेबल है तो उस केस में कोर्ट में ही केवल केवल ऑथराइज्ड है आपको बेल देने के लिए। अब सर इस अमाउंट को बढ़ाकर 1 करोड़ को 2 करोड़ कर दिया गया है नॉर्मल सिचुएशन में। मतलब अगर 2 करोड़ से नीचे का ऑफेंस है तो वो सिंपली जो है वो उसके अंदर कोई प्रोसिक्यूशन की जरूरत ही नहीं है, आपको जो है वो सिंपल वो है। लेकिन अगर मान लिया 2 करोड़ से ऊपर का प्रोविजन है, इवेजन है, तो 2 से 5 के बीच में है तो वो बेलेबल है, और ऊपर है तो वो नॉन बेलेबल है। लेकिन इसमें एक राइडर है, और वो राइडर क्या है कि अगर फेक इनवॉइस का इशू है तो अमाउंट जो है वो पहले की तरह से 1 करोड़ से 5 और 5 से ऊपर वाला ही रहेगा, मतलब वो 1 करोड़ के ऊपर ही रहेगा अगर फेक इनवॉइस का इशू है उसके अंदर। इसी तरीके से कंपाउंडिंग के कुछ प्रोविजन भी चेंज किए गए हैं सेक्शन 138 में, तो वो भी जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के मैंने राजेश जी को भिजवा दिया था, तो राजेश जी चाहें तो अपने सभी लोगों को वो प्रेजेंटेशन जो है वो भेज सकते हैं, ताकि बाद में जो है वो अपने जो है वो लोग हम पढ़ के उससे अपने आप को और ज्यादा क्लियर कर ले, क्योंकि ये बड़ा वो है 4-5 पेज का है। इसके अंदर अमेंडमेंट जो है वो अपने को बारीकी से समझने पड़ेंगे, क्योंकि क्लॉज वाइज बातें जो है वो इसके अंदर डाली गई है। सर इसके बाद अगली जो चीज है, आपको पता है कि शेड्यूल जो है हमारा 3 तरह के शेड्यूल जीएसटी में होते हैं। पहला शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल 1 कहता है कि अगर आपकी एक्टिविटी में कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 2 क्या होता है? शेड्यूल 2 बताता है कि कौन सी एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और कौन सी को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और शेड्यूल 3 जो है वो नेगेटिव लिस्ट है, ठीक है साहब। शेड्यूल 3 जो है वो नेगेटिव लिस्ट है जीएसटी के अंदर कि ये एक्टिविटी ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे एग्जांपल की बात है, हम लोग बात करते हैं हाई सी सेल्स की, हम बात करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की, ये सब शेड्यूल 3 में आते हैं। तो अब सर शेड्यूल 3 के अंदर जो है वो जो मैंने अभी अभी आपको बताया, एक नया इंसर्शन किया गया है कि अगर आपने कोई वेयर हाउस गुड्स है, अगर जो है वो आपकी कोई वेयर हाउस गुड्स है और उनको होम कंजम्पशन से पहले आपने अगर सेल कर दिया, तो मैंने अभी 17(2) 17(3) बताया था आप लोगों को, तो वो जो एंट्री है वो अब शेड्यूल 3 में डाल दी गई है। और उसका लिए ही बताया गया कि ये एंट्री शेड्यूल 3 में डालने के बावजूद ये अपने आप में एग्जम्प्ट सप्लाई मानी जाएगी। इसका एक पोर्शन जो है वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो शेड्यूल 3 में एक नई एंट्री का जन्म हुआ है जो मैंने आपको बताया। साथ में एक और बात बता दूं, हाई सी सेल्स जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, ये बात गवर्नमेंट ने अपने को बताई थी 2019 में, ठीक है साहब। और 2019 के बाद से लोगों को पता चल गया कि हाई सी सेल पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक्चुअली में तो ये एक्टिविटी कभी से भी टैक्सेबल नहीं थी, 2017 से ही टैक्सेबल नहीं थी। लेकिन 2017 से 2019 के लिटिगेशन चल रही थी, क्योंकि कोई क्लैरिटी अवेलेबल नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने ये प्रपोज कर दिया है कि हम लोग इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि ये जो एग्जम्पशन थी, ये जो शेड्यूल 3 में आती थी हाई सी सेल्स, शुरू से 1 जुलाई से आती थी, ऐसा हम कर देंगे। मतलब अब हाई सी सेल्स के लिए जितने भी लिटिगेशन चल रहे हैं वो 2019 से नहीं लगेंगे, तो 2017 से ही हो जाएंगे कि 1 जुलाई 2017 से हाई सी सेल जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर थी, बाहर है और बाहर रहेगी, ऐसा करके बता देंगे। लेकिन आपने अगर गलती से झगड़े की वजह से कोई जमा करा दिया टैक्स, ठीक है साहब, आपको कंफ्यूजन था, आपने टैक्स जमा करा दिया, तो मैं उसका रिफंड नहीं दूंगा। ये भी उन्होंने साथ में लिख दिया कि भाई साहब ये अब ये नहीं होगा कि आप रिफंड भी अप्लाई करना शुरू कर दो, तो मैं आपको रिफंड इस चीजों का नहीं दूंगा। ये बात भी उन्होंने साथ में लिख दी है। सर ओशन फ्रेट का भी यही फेट है जी, ओशन फ्रेट कोई आरसीएम कोई उसका भी यही फेट रहेगा सर, किसी ने कराई किसी ने नहीं कराई इसमें ओशन फ्रेट, ओशियन फ्रेट में भी यही है सर, ठीक है साहब, उन्होंने ओशियन फ्रेट के टाइम पे भी यही बोला था। तो उसके बाद जो है वो अगला चलते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल। क्या होता है सर? मेरे को मैंने ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें मैंने जर्नल डाल दिया। राजेश जी, आप वो जर्नल डाउनलोड करते हो, चार्ज ही देते हो मुझे, तो उसके ऊपर जीएसटी कैसे लगता है, ये एक क्वेश्चन है।
ठीक है साहब। तो अगर मैं मान लीजिए मैं पेरिस में हूँ और आप जो है वो इंडिया में हो और आपने वो जर्नल डाउनलोड किया, मुझे 1,000 रुपया, $1,000 आपने मुझे पेमेंट किया, उसके ऊपर जीएसटी कौन देगा? तो अगर मान लीजिए उन्होंने पहले जो मेरा नियम है वो ये है कि अगर आप एक कमर्शियल व्यक्ति हो, मतलब आप एक बिजनेस हो, आप एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हो जीएसटी में, तो आप क्या करोगे, रिवर्स चार्ज में उसका जीएसटी जमा करा दोगे। ठीक है साहब। और क्रेडिट लोगे या नहीं लोगे वो बात की बात है। ठीक है साहब। लेकिन अगर मान लीजिए गौरव जी एक स्कूल है, एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, तो ये तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो उस केस में क्या होता था कि मैं पेरिस से इंडिया में आता था, एक रजिस्ट्रेशन लेता था और उसके बाद मैं उस पर जीएसटी जमा कराता था। तो एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बनाता था मैं किसी को कहता था, मैं कहता था अपने जो है वो राजीव कोहली जी को, सर आप मेरे बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और आप जीएसटी जमा करा दीजिए। अब जो है वो उन्होंने रूल चेंज कर दिया, प्रोविजन चेंज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि चाहे मैं राजेश जी को दूं चाहे मैं गौरव जी को दूं, मतलब मैं रजिस्टर्ड को दूं या अनरजिस्टर्ड को दूं, दोनों ही केस के अंदर राजीव कोहली जी मेरे बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन लेंगे और उसके बाद उसका जीएसटी जो है वो जमा कराएंगे गवर्नमेंट को। तो उसमें जो है वो 1 मिनट के लिए कमर्शियल कंसर्न जो वर्ड था उसमें, वो उसको डिलीट कर दिया गया है और उसमें बता दिया गया कि कॉमर्स और इंडस्ट्री हो या बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, कोई चक्कर नहीं है, सभी केस में एक जैसा ही रहेगा कि आपको जो है वो जीएसटी आके यहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। अब इसके अलावा एक और चेंज है इसी से रिलेटेड, वो क्या है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा रिट्रीवल के अंदर एक वर्ड था कि ये ऑनलाइन होगा, क्योंकि नाम ही ऑनलाइन है। ठीक है साहब। तो ही ये ऑनलाइन माना जाएगा और OIDR में आएगा और इसके ऊपर जीएसटी इस तरीके से पे होगा। तो उसमें एक वर्ड था एसेंशियली ऑटोमेटेड एंड इन्वॉल्विंग मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। अब क्या होता है कि सर जैसे मैं कोचिंग सर्विस देता हूँ ऑनलाइन, मान लीजिए मैंने जर्मनी में बैठा हूँ, वहां से मैं कोई कोचिंग सर्विस दे रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि ये तो आदमी खुद ही पढ़ा रहा है सारा कुछ, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन लॉ क्या लिख रहा था कि ज्यादातर ऑटोमेटिक हो, ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें तभी वो माना जाएगा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। अब उन्होंने उस लाइन को डिलीट ही कर दिया, उन्होंने कहा ये झगड़े की लाइन है, कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम है ज्यादा है, कौन प्रूव करेगा कि कितना ह्यूमन इंटरवेंशन है। इसलिए सब कुछ ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस है और इस पे आप जो है वो जीएसटी जमा कराइए। सर इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अनिल जी जरा ध्यान से। अनिल जी जो है वो इंडिया में दिल्ली में रहते हैं और मैं एक एयर ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। ठीक है साहब। इनका सामान जो है वो सिंगापुर जाता है। अब इस केस में जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स होगा। जहां पर डेस्टिनेशन ऑफ द सप्लाई है वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाता है, तो सिंगापुर है। ठीक है साहब। अब इस केस में इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये अपने आप में कंफ्यूजन था। लेकिन क्योंकि मैं और अनिल जी दोनों इंडिया में हैं, इसलिए इसके ऊपर जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता था और जीएसटी इसके लिए सर्कुलर भी आ गया कि इस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन अनिल जी के सामने क्वेश्चन है, भाई साहब जीएसटी तो जमा करा दिया लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर है, तो क्या मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा? क्या मैं इसका क्रेडिट लेकर मैं रिफंड अप्लाई कर सकता हूँ? तो ये अपने आप में कंफ्यूजन था कि टैक्स तो जमा हो रहा है लेकिन क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने एक सर्कुलर भी निकाला था और अब उन्होंने नोटिफाई कर दिया सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 में आईजीएसटी एक्ट के, कि ऐसे केस के अंदर जो है वो रिफंड आपको आईटीसी भी मिल जाएगा, इनपुट क्रेडिट भी मिल जाएगा, बाद में आप रिफंड लेंगे क्या करेंगे वो आपका काम है, पर आपको आईटीसी इसका मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ये बात सेक्शन 16-17 में कभी थी ही नहीं कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी लोकेशन पे होना चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा गौरव जी। ठीक है साहब। दमीजा सर ध्यान से इस बात को वो करिएगा। क्या कह रहा है वो, कह रहा है मैंने कब बोला आपको कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी लोकेशन पे होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर उसका मान लीजिए सिंगापुर भी होता है तो होता है क्या रहे, आपके पास इनवॉइस अवेलेबल है, आप क्रेडिट ले लीजिए। ठीक है साहब। उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने बोला फिर भाई साहब होटल का क्रेडिट क्यों नहीं देते हो? अगर मैं दिल्ली में हूँ और मैं मुंबई में जाके होटल में रुका तो उसमें भी तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा जो है मुंबई होता है और आप जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हो। ठीक है साहब। वो मेरे 2A में भी आ रहा होता है क्योंकि मैंने नंबर दिया होता है, लेकिन मैं उसका क्रेडिट इसलिए नहीं लेता, मैं ये सोचता हूँ मैं तो मुंबई में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ऐसी बात बोलोगे तो मैं उसका भी क्रेडिट लेना शुरू कर दूंगा ऐसे तो। ठीक है साहब। तो ये एक जो अमेंडमेंट आया है इससे ये एनोमली या इंटरप्रिटेशनल इशू डेवलप हो जाएगा कि आपको जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई देखने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको सिंगापुर प्लेस ऑफ सप्लाई होने के बावजूद भी उस पर जीएसटी भी लगा दिया और आईटीसी भी दे दिया। लेकिन एट द सेम टाइम आपको मुंबई के होटल पे, अगर आप मुंबई में जाके होटल की सर्विस लेते हो तो उसके ऊपर जो है वो आपको जीएसटी का क्रेडिट वो जो है वो आपको मना करता है ऑफिसर, की आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई है और आप मुंबई में रजिस्टर्ड नहीं है।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैंने क्या कहना चाहा आपको? तो अमेंडमेंट जो है वो इतना सही है कि क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन आपका जो है वो आपने इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली जिसके अंदर एयर ट्रैवल से बाहर सामान सिंगापुर जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई था, लेकिन मेरा इसमें इंटरप्रिटेशन जो है वो ये निकल के आया कि 1 मिनट के लिए ये अपने आप में एक नया लिटिगेशन का पॉइंट डेवलप होके आएगा। सर इसके बाद एक और अमेंडमेंट है सेक्शन 158A। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया गौरव जी, आपने ई इनवॉइस बनाई, उसके बाद आपने रिटर्न फाइल करी, एनुअल रिटर्न फाइल करी। इनवॉइस में आपको पता है कि आपने किस किस को सप्लाई किया, किसको सेल किया, आप अपलोड करते हैं जीएसटीएन में। वो ये कह रहे हैं कि आपको जो है 158A के तहत गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट की जाएगी, आपसे परमिशन लेंगे और उसके बाद आपका डेटा किसी दूसरी एजेंसी को शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आपका जो इम्पोर्टेंट जो आपने सबमिट किया जीएसटीएन में पोर्टल में, वो सारी इंफॉर्मेशन किसी दूसरी एजेंसी को डेटा माइनिंग के लिए शेयर की जा सकती है विद योर परमिशन। लेकिन अगर ऐसा हुआ और अगर कोई बात होती है तो गवर्नमेंट उसके लिए लायबल नहीं होगी। ऐसा जो है एक सेक्शन 158A करके जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसको जो है वो आप सब लोगों के सामने मैंने रखा कि ये एक नया अमेंडमेंट है जो आप लोगों को समझना चाहिए, पता होना चाहिए। आपने इंटीमेट परमिशन देनी है या नहीं देनी है वो भी आपको एक बार के लिए इंडिविजुअली व्यक्ति को सोचना चाहिए। Sir, सर what is इसके the बाद intent and purpose of this 158A now? 158 empowers the government to share your data. Then what is the intent behind it? सर डेटा माइनिंग ही है सर, गवर्नेंस है, इनकम टैक्स से और दूसरे डिपार्टमेंटों से डेटा शेयर करके आपस में रिकनसाइल करके आपको जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न देना, आपस में स्क्रूटनी करना, वो सब कुछ ही है सर। बट वो इसका मतलब एसएससी को वो दे रहे हैं डीलर को एम्पावर के भाई वो ना करे। सर ये जो है वो बैंकिंग सेक्टर और दूसरे सेक्टर को भी जाएगी इंफॉर्मेशन, तो इसलिए जहां पर रेगुलेटर मांगेगा वहां तो वो ऑलरेडी वो एम्पावर्ड होते ही हैं, लेकिन जो है वो दूसरे नॉन रेगुलेटर्स के पास भी डेटा जा सकता है अपना। ओके, ये डिफाइन नहीं किया गया किस किस को आप डेटा भेजना चाहते हैं, सिर्फ ये डिफाइन किया गया कि उनको ऑथराइजेशन आपकी तरफ से चाहिए होगा। सर इसके बाद एक अमेंडमेंट है जो छोटा सा कॉस्मेटिक अमेंडमेंट है जो आप लोग नोट करना चाहेंगे। मैं अगला जो अमेंडमेंट बता रहा हूँ आपको 180 दिन वाला। आप सभी लोगों को पता है सेक्शन 16 के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर आपने अपने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं करी तो उसमें जो है वो आपको जो क्रेडिट आपने लिया था वो आपको रिवर्स करना होता है। ठीक है साहब, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। सभी लोग जो है वो इसका आंसर पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। 1 जनवरी 2022 का इनवॉइस है, 15 मार्च 2022 को आया। आप चाहे तो नोट करें अपनी कॉपी में, 1 जनवरी 2022 का इनवॉइस है, 15 मार्च 2022 को आया और आपने उसका क्रेडिट 20 अप्रैल 2022 को लिया। अब आपको 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, 1 जनवरी 15 मार्च से या 20 अप्रैल से। हेमंत जी आप बताना चाहेंगे? आपने आंसर पहले भी सही दिया था, आप बताना चाहेंगे 1 जनवरी से 15 मार्च से या 20 अप्रैल से कब से 180 दिन काउंट होंगे? तो मैं आपको बता दूं सर कि 1 मिनट इसमें जो है वो प्रोविजन के हिसाब से आपको फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस देखना होता है। तो मतलब 1 जनवरी से आपको 180 दिन देखने हैं कि आपने पेमेंट करी या नहीं करी। ठीक है साहब, 20 अप्रैल लिखने वाले भाई साहब जो आदेश जी हैं वो अपने आप को ठीक करें। 1 जनवरी से आपको 180 दिन देखने हैं। अब साहब उन्होंने जो है वो 180 दिन का जो है वो दुबे जी ने सही कहा कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो उसमें जो है वो उन्होंने जो है वो एक प्रोविजन डाला हुआ था कि आपको जो है रिसिपिएंट को जो है वो क्रेडिट तभी मिलेगा जब वो पेमेंट मेड बाय हिम। ठीक है साहब, उन्होंने वर्ड क्या डाला हुआ था, पेमेंट मेड बाय हिम विद इन 180 डेज। अब मेड बाय हिम जो है वो क्या होता था, बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता था। मान लीजिए मैंने पेमेंट तो कर दी, मैंने गौरव जी को पेमेंट कर दी कि हेमंत जी को भिजवा देना 180 दिन के अंदर अंदर, तो मेरी तो पेमेंट हो गई। अब हेमंत जी को मिली या नहीं मिली वो अपने आप में वो है। ठीक है साहब, तो उन्होंने मेड बाय हिम को काट के उसकी जगह जो है वो एक वर्ड डाल दिया टू दी सप्लायर। मतलब आपने सप्लायर को पेमेंट करनी है, आपने पेमेंट कर दी या नहीं कर दी वो मैटर नहीं करता, सप्लायर को पेमेंट रिसीव हुई या नहीं हुई। तो पेमेंट मेड टू दी सप्लायर ये वर्ड डाल दिया गया है मेड बाय हिम की जगह। तो कॉस्मेटिक चेंज है, हमारे को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है वो कुछ लोग हो सकता है लिटिगेशन कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसे अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। अपने जो है वो लास्ट चेंज है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अविनाश जी भी आ चुके हैं तो इसलिए जो है वो
अब आगे का जो रोल है वो अविनाश जी फॉलो करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में। तो इसलिए जो है वो मैं लास्ट चेंज बता रहा हूँ रिफंड को लेके। अविनाश जी तैयारी कर लीजिए, अगली बार आपका अगली बैटिंग आपकी है, मैं आउट होने जा रहा हूँ। अरे सर आगे मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ सर। अभी इज आल्सो हाँ तो आपकी बैटिंग आ गई है सर। तो जो है वो लास्ट चेंज बता रहा हूँ सर रिफंड को लेके। रिफंड अगर मुझे मिला तो उस रिफंड के केस के अंदर जो है वो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कब से कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, ये अपने आप में रहता है कि कई बार रिफंड नहीं मिलते, जिसकी वजह से लिटिगेशन चालू रहती है कि भाई रिफंड नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट। अब जो है सेक्शन 54 के अंदर उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दी है, जिसके तहत जो है वो एक नए रूल्स प्रेस्क्राइब करे जाएंगे, नया प्रोसीजर डाला जाएगा जिसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उससे जो है वो असेसीज को ये बेनिफिट होगा कि उनका रूल बेस्ड जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, रादर देन किसी की सब्जेक्टिविटी आएगी उसमें कि हर एक व्यक्ति का अपना तरीका रहेगा। तो वो तरीका नहीं रहेगा, हर एक को रूल बेस्ड जो है वो रिफंड के केस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो बता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे वो 17 चेंजेस जो जीएसटी के अंदर इस बजट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और मैंने आपको वो एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करी। हमारे बीच में कुछ लोगों ने कहा कि 17.2 17.3 का एग्जाम्पल दोबारा समझा दीजिए। तो मैंने अगर उस एग्जाम्पल में क्या बताया, मैंने बताया टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड टर्नओवर का रेशो कैसे निकालते हैं। 5 करोड़ टैक्सेबल था, 5 करोड़ एग्जम्प्टेड था, 2 करोड़ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस था। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में मुझे रिफंड मिलता है। रिफंड किसका मिलता है? आईटीसी का। मतलब वो मेरी टैक्सेबल टर्नओवर मानी जाएगी रेशो कैलकुलेशन के लिए, चाहे मैं उस पर टैक्स नहीं चार्ज करता, लेकिन वो मेरे लिए रेशो के लिए टैक्सेबल टर्नओवर है। नील रेटेड, चाहे वो रेट 0% है उसका, 0, 5, 12, 18, 28, पर नील रेटेड के अगेंस्ट में मुझे आईटीसी नहीं मिलता है, इसलिए वो मेरी एग्जम्प्टेड मानी जाएगी। और पांचवी और लास्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है मेरी ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी। सेक्शन 17(3) में लिखा हुआ है, अगर आप ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी करते हैं तो वो आपकी एग्जाम टर्नओवर मानी जाएगी। लेकिन रूल 45 में लिखा हुआ है कि इस पर्पस के लिए 1% ऑफ द सेल वैल्यू जो है वही केवल आपकी एग्जम्प्टेड टर्नओवर मानी जाएगी। तो मतलब 100 करोड़ का अगर मैंने शेयर सेल्स करे, 98 करोड़ के परचेज किए, तो 1% ऑफ दी 100 करोड़, 1 करोड़ जो है वो मेरा एग्जम्प्टेड टर्नओवर हो गया। तो 5 करोड़ टैक्सेबल, 5 करोड़ एग्जम्प्टेड, 2 करोड़ टैक्सेबल, 2 करोड़ एग्जम्प्टेड, 1 करोड़ एग्जम्प्टेड, मेरा टोटल हुआ 7 करोड़ टैक्सेबल, 8 करोड़ एग्जम्प्टेड। तो मेरा रेशो हो गया 7/15, जिस रेशो में मुझे जो है वो आईटीसी लेने का अधिकार होगा। इस प्रोसेस के अंदर एक नई टर्नओवर जोड़ दी गई है कि अगर आपने जो है वो वेयर हाउस गुड्स को होम कंजम्पशन से पहले आपने सप्लाई कर दिया किसी और व्यक्ति को, तो वो भी आपकी एग्जम्प्टेड टर्नओवर मानी जाएगी। नॉर्मली हाई सी सेल जैसी टर्नओवर जो है वो एग्जम्प्टेड की टर्नओवर में नहीं आती है, लेकिन इस टर्नओवर को एग्जम्प्टेड टर्नओवर में डाल दिया। लेकिन इसका 1% होगा या 5% होगा, ऐसा अभी आने वाले समय में नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद आपको उसका एक रेशो एग्जम्प्टेड टर्नओवर में डालना होगा, इस रेशो की कैलकुलेशन के लिए जो मैंने बताने का प्रयास किया। राजेश जी यहाँ पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया। ओवर टू यू राजेश। राजेश जी म्यूट हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई, आपने बहुत थोड़े से समय में धारा प्रवाह अपनी लैंग्वेज में जिस तरह से बजट में जितने सारे चेंजेस थे विद इन ए शॉर्ट टाइम आपने सबको बताए। और अब मैं धन्यवाद करूंगा आपका, ज्यादा थोड़ा सा टाइम ही लूंगा बस, और विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, क्योंकि गुरुजी को आगे भी जाना है फिजिकली, लेकिन कार से ही हमको वो संबोधित करेंगे। तो ओवर टू गुरुजी। सर आपने तो बेकार कर दिया, कार के कहाँ हम रह गए। सर ऑलरेडी 6 लेक्चर डिलीवर्ड, दिस इज द 7th वन एंड सो टाइड अप इन टायर्ड। और सर स्टिल आपने आई विल थैंक यू वेरी मच बिकॉज आपने मेरी बात को मानकर इसको वर्चुअल कर दिया, नहीं तो और मुश्किल हो जाती। तो लीजिए सबको सर मैं सर ये कहूंगा कि आपने 6 कर दिए, फिर भी 1000 लोग हैं सर, लोगों को सीट नहीं मिल रही यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ, वो तो देख रहा हूँ सर, 996 और 98 हो चुके हैं और बाकी यूट्यूब में होंगे। और वो भी सर उसमें भी तो है, पैनलिस्ट में भी तो है। चलिए सर, वेरी गुड। चलिए सर, अतुल गुप्ता जी, द पास्ट प्रेसिडेंट, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी ओनली। गौरव गर्ग जी, हेमंत पावा जी, सुनील दमीजा जी, जो मैं देख सकता हूँ उनके नाम ले रहा हूँ, रमेश कुमार खेमानी जी, और ऑफ कोर्स जो हमारे कोऑर्डिनेटर और जो फाउंडर हैं शुरू से ही, राजेश अग्रवाल जी, और मेरे साथ बैठे हैं पास्ट चेयरमैन ऑफ द NIRC
अपना अविनाश गुप्ता जी, लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए सर, इस बारे में एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बजट जरा थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बजट खराब है। अब इसको खराब कहने में लोग जो मर्जी कह लें, बट इट इज नॉट ए बैड बजट। लेट मी स्टार्ट विद दिस, क्योंकि जब बजट को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करना है तो मुझे फिर शुरू से ही जाना पड़ेगा। एक आपने राजेश जी एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, ज्वाइंट कमिश्नर अपील। पहले ज्वाइंट कमिश्नर अपील, किसी जमाने में डिप्टी कमिश्नर अपील हुआ करते थे, या उसको भी, लेकिन पहले ज्वाइंट कमिश्नर अपील नहीं होते थे। अब ज्वाइंट कमिश्नर अपील का एक नया कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं कि कुछ, क्योंकि कमिश्नर अपील्स आर ओवरबर्डन, जैसे वी विल गिव सर्टेन केसेस टू ज्वाइंट कमिश्नर अपील। उसके लिए सेक्शन 246 जो पुराना था डिप्टी कमिश्नर, उसको डिलीट करके नया सेक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसमें बता दिया गया कौन कौन सी केसेस के लिए कमिश्नर अपील वही होना चाहिए जो बिलो द ज्वाइंट कमिश्नर ऑर्डर से हुआ है। अगर वो ज्वाइंट कमिश्नर ने ऑर्डर के करने के बाद अप्रूवल से हुआ है तो फिर ज्वाइंट कमिश्नर अपील नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता। तो अब ज्वाइंट कमिश्नर अपील को डिफाइन भी कर दिया सेक्शन 228 डाल के, ज्वाइंट कमिश्नर मीन्स ए पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ज्वाइंट कमिश्नर अपील और इट इंक्लूड्स द एडिशनल कमिश्नर अपील। ये तो छोटी सी बात थी, मैंने बताया। 224 में दो चेंजेस हैं, वो सेक्शन 56 के साथ बात कर लूंगा आपके साथ, इसलिए जरूरत नहीं है उसकी भी। 242M को चेंजेस हैं, वो मैं आपके साथ बात कर लूंगा व्हेन आई कम टू सेक्शन 47 एंड 49, तब बात करूँ। मैं पहली जो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज VIII है, 8 वाला। ऐसा है, आपको पता है सेक्शन 56 to 10 में अगर गिफ्ट और मनी हो मोर देन 50,000 रुपीज, तो वो अगर अनरिलेटेड पर्सन से को दी गई तो वो फुल्ली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 to 10। लेकिन जब गिफ्ट हमने नॉन रेजिडेंट को दी, आउटसाइड इंडिया हमने दे दी, तो वो कह रहा था इंडिया में क्या टैक्सेबल हो सकता है, आई एम ए नॉन रेजिडेंट एंड nowhere it is mentioned that it is deemed to accrue or rise in India। जब तक deemed to accrue or rise ही नहीं होगी तो कैसे मैं वो टैक्स आप में से ले सकते हैं। तो 5 जुलाई 2019 को मुझे याद है सेक्शन 918 डाला गया that any amount paid to a non-resident without consideration, if it had exceeded 50,000, it will be treated as deemed to accrue or rise in India। वो 50,000 वहां नहीं लिखा, 50,000 तो 56 to 10 में it will deemed to accrue or rise। अगर वो 50,000 से कम है तो वैसे टैक्सेबल नहीं है, 50,000 से ज्यादा है और रिलेटेड पर्सन को दी है तो वैसे कोई टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अनरिलेटेड को की है तो वो नॉन रेजिडेंट को डीम टू अक्रू मानकर यहाँ पर टैक्स देना। लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वहां तो नॉन रेजिडेंट लिखा है। तो उस केस में क्या होगा, अगर वो डीम टू अक्रू तो है ही नहीं यहाँ पर और पेमेंट मैंने आउटसाइड इंडिया दी है, उसके लिए फिर 918 डाल दिया कि उसमें सेकंड क्लॉज डाल दी कि दैट ऑन और आफ्टर 1/4/2023 if that payment, if that amount is paid to a not ordinary resident outside India, that will also be treated as deemed to accrue or rise in India। इसको यहाँ ले लिया 918 में। अब आप सेक्शन 56 में जाइए, अगर तो रिलेटेड पर्सन को दिया है तो वैसे ही माफ है, अनरिलेटेड को दिया तो टैक्स हो जाएगा अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10। क्लियर हुआ जी? आइए आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट एक सेक्शन 1010D है जिसमें लिखा हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पेमेंट मेच्योरिटी पे मिलती है इंक्लूडिंग बोनस, वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है जब मिलती है। उसमें पिछली बार प्रोवाइजो 4th और प्रोवाइजो 5th डाल दिया गया था कि अगर आपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, यूनिट आफ्टर 1/4/21 के बाद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो अगर उसकी प्रीमियम अमाउंट 2,50,000 से ऊपर है, वेदर फॉर वन पॉलिसी और एग्रीगेट की पॉलिसी, तो इस केस में सेक्शन 4 और 5 कहता है कि इसमें हम आपको एग्जेम्पशन 10D में नहीं देंगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, हम उसको 1010D में नहीं देंगे। उसके लिए उन्होंने सेक्शन 45(1)(b) डाल दिया था कि उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स, और कैपिटल गेन टैक्स निकालते हुए आपको जो अमाउंट मिला इंक्लूडिंग बोनस माइनस अमाउंट which has been paid was allowed capital gain,
और उन्होंने कहा था कि 112A में लॉन्ग टर्म है तो 112A में 10%, ये पुराना था। अब इस पर उन्होंने लाइफ पॉलिसी को ले लिया, अदर लाइफ पॉलिसी अदर देन दिस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस लिखा कि भैया 10% ऑफ कैपिटल एश्योर, कि आपकी अगर 70 लाख की पॉलिसी है तो 7 लाख के ऊपर प्रीमियम हो ही नहीं सकता, नहीं तो 10-10 मिलेगा ही नहीं। 1 करोड़ की है तो 10 लाख हो सकता है, 10-10 है तो भी नहीं हो सकता। लेकिन अपने एक और चीज डाल दी, प्रोवाइजो 6 और 7 नया डाला है, और जो 6 था उसको 8 कर दिया है। उसमें कह दिया देखिए कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर हुआ एक पॉलिसी का, या मोर देन वन पॉलिसी है, एग्रीगेट अमाउंट 2,50,000 से ऊपर दिया पर ईयर, एनी ईयर, प्लीज नोट 10-10D में उसका जब मेच्योरिटी का पैसा आएगा वो माफ नहीं होगा, वो अब माफ नहीं करेंगे। लेकिन रुकिए, उसमें ये लिखा है ये नई पॉलिसी के लिए है जो इशूड होती है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। जो 1 अप्रैल 2023 से पहले की पॉलिसी है उसके में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। और आगे लिख दिया कि जब पैसा वापस आएगा इंक्लूडिंग बोनस माइनस द अमाउंट विच इज पेड एज कंट्रीब्यूशन which has not been claimed as deduction, वो करने के बाद ये इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज हो जाएगा। सर अगर 5 लाख से ऊपर 5 लाख इनकम का बड़ा अदर सोर्सेज हो जाएगा, और इस पे 30% टैक्स पड़ना है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में तो 10 पड़ रहा था, इसमें 30% पड़ना है आफ्टर डिडक्शन। सो ये बहुत खतरनाक आ गया। अब कोई भी पॉलिसी अब लेंगे 1/4/2023 से ऊपर, काइंडली नोट whether it is one policy or more than one policy, total premium 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको सफा बता दिया आपको 10-10D में एग्जेम्पशन नहीं मिली। क्लियर है सर? ये अब आगे चल रहा हूं मैं। देखिए अग्निपथ स्कीम आई थी, आई है ना, उसमें अग्निवीर को जॉब दी गई और अग्निवीर को 4 साल की जॉब दी गई कि भैया आपको 4 साल के लिए रखेंगे, ये सैलरी देंगे। उसमें उन्होंने ये कहा कि इनका प्रोविडेंट फंड तो होना नहीं है, पेंशन फंड भी नहीं होना, तो लाइए हम एक फंड बना रहे हैं जिसका नाम है अग्निवीर, क्या पड़ता कॉर्पस फंड, कुछ ऐसा नाम रखा, अग्निवीर कॉर्पस फंड। अब इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, जो कंट्रीब्यूशन है 30% ऑफ द टोटल पैकेज की है, और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा इक्वल अमाउंट। अब ये याद रखना, जब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया इस अगली कॉर्पस में, प्लीज नोट वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। 17(1) मीनिंग ऑफ सैलरी में उसको, जैसे पेंशन फंड के लिए तो सैलरी में जुड़ जाता है, तो ये भी उन्होंने कहा हम आपकी सैलरी में जोड़ दें, कोई बात नहीं। देखिए एक नया सेक्शन डाल दिया 80CCH, सी नहीं है, ट्रिपल सी नहीं है, CCD नहीं है, CCH। उसमें लिख दिया कि अगर एक अग्निवीर ने कंट्रीब्यूशन किया है अपना टू दी अग्निवीर कॉर्पस फंड, तो प्लीज काइंडली नोट वो अमाउंट पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, पूरा। या 1.5 लाख की लिमिट नहीं है, नो 1.5 लाख, पूरा मिल जाएगा। और जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है उसका भी डिडक्शन हम 80CCH में देंगे। और तीसरी बात, इवन इफ आप न्यू स्कीम में है, ये वाला डिडक्शन ऑल्दो चैप्टर 6 में है फिर भी आपको मिलेगा, वो भी मिल जाएगा, ये कहा है। और साथ में ये लिख दिया 10-12C में कि देखिए जो पैसा वापस आएगा जब वो रिटायर होंगे या उसके नॉमिनी को मिलेगा, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 12C। तो ये चीज डाली है जो मैं बताना चाहता था, जो आपके सामने है। दवीजा जी ये बात सब हुई, मुझे नहीं पता था दवीजा जी एडवोकेट CA सुनील दवीजा जी लिखा है, तो शायद उन्होंने अब वो जैसे ये हमारे एडवोकेट हो गए राजेश अग्रवाल जी, इसलिए इन्होंने भी एडवोकेट का ले लिया। क्यों डर लग रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी से सर? चलो चलिए बाबा जी ये क्लियर हुआ, अब मैं आगे जा रहा हूँ। देखिए 10, 23C और 11 में थोड़ी देर में लाता हूँ।
11, 12, 13। लेकिन एक डिसीजन हुआ था, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, CIT वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जिसमें वो डिसीजन दे रहे थे कि दैट इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उसमें लिखा था प्रोवाइजो में, दिस विल नॉट बी कॉल्ड चैरिटेबल पर्पस इफ इट इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटी ऑफ कैरिंग ऑन ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस, और एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग सर्विस, ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस, whether for any consideration or for any fee or any other sum. लेकिन फिर फर्दर प्रोवाइडेड लिख दिया था दैट ये चैरिटेबल पर्पस मान लिया जाएगा इफ द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इफ द रिसीट ऑफ दिस एक्टिविटी डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ द ग्रॉस रिसीट, तो ये चैरिटेबल माना जाएगा। अब इस केस के डिसेक्शन करते करते उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो बिजनेस आप करेंगे वही वाला बिजनेस करेंगे जिस एक्टिविटी के लिए आप हैं, दूसरी एक्टिविटी का बिजनेस नहीं कर सकते, चाहे वो 11(4)A में जो भी लिखा हो, अब नहीं इंसिडेंटल होना चाहिए, यही वाला होना चाहिए। लेकिन उसने कहा देखिए, बिजनेस भी करते हुए एक चीज बता दो, रीजनेबल मार्कअप, रीजनेबल मार्कअप नहीं है तो आपको हम ये एग्जेम्पशन क्यों दें? अब ये तो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इतने तरह प्रॉफिट कमाती है, लेकिन वो यूज तो बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज ही होता है, और वो और भी कई अथॉरिटीज हैं, तो उनके लिए अब मुश्किल पड़ गई कि वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्कअप कैसे करेंगे, किस तरह बेचेंगे। इसलिए ये आ तो गया, और सरकार ने अब एक सेक्शन 10 क्लॉज 46A डाल दिया। उसने कहा अगर कोई ये बॉडी है, या कोई ये अथॉरिटी है, या कोई ये कमीशन है, या कोई ये बोर्ड है, और ये एस्टेब्लिश हुआ है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये एस्टेब्लिश हुए हैं अथॉरिटी बोर्ड पर, ये इनकी इनकम, एनी इनकम जो होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इवन बिजनेस इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड, प्लीज नोट द वर्ड प्रोवाइडेड, ये अथॉरिटी बोर्ड फॉर द नीड ऑफ हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए बनाए, या ये बोर्ड और ये अथॉरिटी या बोर्ड या बॉडी आपने बनाई गई फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटी, टाउन और विलेजेस के लिए बनाई, या ये बॉडी और अथॉरिटी बनाई गई फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिविटी फॉर द जनरल पब्लिक, और या फॉर मैटर रिलेटिंग टू जनरल पब्लिक, उसके लिए अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट बनी है, या बॉडी बनी है, या अथॉरिटी बनी है, या ये बोर्ड बना है, तो ये क्या करें, ये अप्लाई कर दें फॉर रजिस्ट्रेशन और नोटिफाई करा लें अंडर 1046A में कि भाई ये नोटिफाइड अथॉरिटी है, नोटिफाइड बोर्ड। अब जब ये नोटिफाइड हो जाएगा तो अब इसकी टोटल इनकम एग्जेम्प्ट कर देंगे, चाहे वो बिजनेस इनकम। इसलिए ये जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुडा और जितने भी MDA, महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब ये लोग क्या करेंगे, 1046 में आपको नोटिफाई करा लेंगे, और नोटिफाई कराने के बाद जो भी ये बिजनेस इनकम कमाएंगे, चाहे वो हाउसिंग वाली है, या सिटी टाउन विलेजेस वाली है, या पब्लिक इंटरेस्ट की है, वो पूरी की पूरी इनकम माफ। सो ये 1046 से डाला गया। क्लियर हुआ जी? कोई पॉइंट तो नहीं है हेमंत जी और एनीथिंग? तो चलिए मैं आगे जा रहा हूं। आइए, 2 साल से आप देख रहे हैं राजेश जी, चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के पीछे पड़ते, रोजाना कोई ना कोई चेंजेस लाए, पहले रजिस्ट्रेशन की चेंजेस लाए, फिर कॉर्पस फंड की चेंजेस लाए, फिर और कोई वायलेशन ऑफ कंडीशन की चेंजेस लाए। कुछ ऐसी चीजें थी जो सेक्शन 11, 12, 13 में थी, जो 1023C में नहीं थी, वो कंडीशन भी सब डाल दी, क्योंकि 1023C में तो 10BB की रिपोर्ट थी, लेकिन वहां कहीं नहीं लिखा था कि भैया आपको 11(2) के लिए 15% के बाद फॉर्म 10 देना है, या कई चीजें नहीं लिखी, वो सब इन्होंने डाल दी। अब इन्होंने क्या किया इस बार, चाहे आप 1023C हो, या चाहे आप 11, 12, 13, आपको पता है 11(1)D में any voluntary contribution with a specific direction that it will form part of the corpus of the trust fully exempt होता है। पहले भी exempt था, लेकिन पिछले साल डाल दिया था 2 साल पहले कि that such amount should be invested or deposited in a mode given under section 11(5). 11(5) में रखना पड़ेगा कॉर्पस, हम आपको एग्जेम्पशन दे दें। ये सिमिलर प्रोविजन 1023C में भी डाल दिया था,
ये डाल दिया था provision। लेकिन इसके बाद उसमें एक्सप्लेनेशन डाली थी कि देखिए अगर इस पैसों से कोई करंट जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आई, अब अमाउंट स्पेंड करेंगे, अगर आप अमाउंट स्पेंड करेंगे उस नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में या एनी सब्सिक्वेंट ईयर में आपको पैसा चाहिए क्योंकि आपके पास टोटल अमाउंट कम है और आप खर्चा ज्यादा करना चाहते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन करना, कहाँ से लेंगे? कहते हैं कॉर्पस फंड से ले सकते हैं, हम दे देंगे कॉर्पस फंड से, लेकिन अभी एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, दे देंगे जिस दिन आप ये पैसा लौटा दोगे कॉर्पस फंड को, प्रीपे कर दोगे और या रीफिल कर दोगे कॉर्पस फंड, हम उसको आपको एप्लीकेशन मार देंगे। जो करंट इनकम आएगी अगले सालों की उसमें से आपने कॉर्पस फंड को दे दिया तो हम उसको एप्लीकेशन मार देंगे। ये था ना राजेश जी, उसको एप्लीकेशन मार देंगे, और यही था एप्लीकेशन मार लेंगे। लोन और बोरिंग का बाद में बात। अब 3 चीजें लगा दी इसी के ऊपर, एक चीज को रोक के 3 और लगा दी। कहता है पहला तो पॉइंट ये है, अगर कॉर्पस फंड 1/4/2021 से पहले का है और उसने आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन मान रखा है तो उसके लिए ये बेनिफिट अपनी मिले 1/4/21 से पहले वाला। 1/4/21 के बाद तो हमने ये लॉ बनाई दी है, 1/4/21 से पहले कई वालों ने एप्लीकेशन मान लिया था, वो कहते हैं अब मान लिया तो मान लिया है, लेकिन हम इसको वो वाला नहीं दी। दूसरा का कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ड्यूरिंग दी, जिस दिन ये अपने एप्लीकेशन करी, अगर एक भी कंडीशन वायलेट तो फिर हम ये कॉर्पस फंड का रीपेमेंट भी अलाउ नहीं, उसका हम आपको एप्लीकेशन नहीं मांगे। वो क्या कंडीशन थी? एक तो आप किसी को कॉर्पस फंड का डोनेशन मत देना, दूसरी कंडीशन थी टीडीएस के जो प्रोविजन है उस पर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तीसरी कंडीशन थी जो वो 48(3) है 10,000 से ऊपर कोई भी पेमेंट अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक और वगैरह से नहीं होनी चाहिए, चौथी कंडीशन थी जो पेमेंट करनी अगर पर्सन रेफर टू इन 13(3) है उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं कर, और उसके लिए एप्लीकेशन करेंगे तो भी हम नहीं। पांचवी कंडीशन थी कोई भी पुराना सेटअप है एक्सेस एप्लीकेशन का वो आपको नहीं मिलेगा, और लास्ट थी कि जो एप्लीकेशन होगी वो पेमेंट बेसिस पे होगी, ड्यू बेसिस पे नहीं। वो कह रहे हैं ये 6 की 6 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आप रीपेमेंट जो है कॉर्पस फंड की हम आपको एग्जेम्पशन उसकी दे देंगे। लेकिन एक और चीज बताइए राजेश जी, अब आप कॉर्पस से यूज कर दिया, अब आप वापस ही नहीं दे रहे, और वापस दे देंगे, अभी तो करंट इनकम आ रही है सारी स्पेंड करे जा रहे हैं, हम वापस नहीं दे रहे, जब देंगे तब आप वापस दे, तब हमें एग्जेम्पशन दे देना। वो कहता है ना 5 साल के अंदर अंदर वापस कर देंगे तो हम ये उसको एप्लीकेशन मान लें, अगर 5 साल के बाद रीफिल करेंगे तो फिर हम एप्लीकेशन, ये समझ में आ गई? फिर हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी करें। क्लियर हो गया सर? ये दोनों में कर दिया, 1023C में भी 1112 में वही कंडीशन सेटिस्फाई भी करनी है, 1/4/21 से पहले का नहीं करना, और ये 5 साल के अंदर अंदर रीफिल कर देना है उस कॉर्पस को, तो एप्लीकेशन है हर साल का अगला 5 साल। अगर वो नहीं रीफिल करेंगे तो हम आपको ये बेनिफिट नहीं देने वाले, ये उन्होंने बोल। क्लियर है जी? अब आगे देखिए राजेश जी, जो आजकल तो आपका बेटा ज्यादा देखता है और आप तो आराम करते हैं, वो बात अलग है, इंटेलिजेंट बेटा है तो मुझे उससे बड़ी खुशी होती है। तो होता क्या है कि आपको अगर एक्यूमुलेट करना है मोर देन 15% 11(2) में, आपको पता है फॉर्म 10 भरना पड़ता है। इवन 1023C में भी ये आ गया, क्या करना पड़ता है? फॉर्म 10 भरना पड़ता है, और वो भरने का टाइम है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139(1) जो 31 उस तक आपको फॉर्म 10 भरना चाहिए, तभी आपको एग्जेम्पशन मिले। लेकिन राजेश जी पीछे चेंजेस आई कि जो ऑडिट रिपोर्ट है फॉर्म 10B में फॉर 11-12 और फॉर्म 10BB में फॉर 1023C, वो तो 1 महीना पहले फाइल कर देनी, करनी है नहीं करनी ऑडिट रिपोर्ट 1 महीना पहले। और जब आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी तो आप कैसे कह देंगे कि 11(2) की एग्जेम्पशन मिलेगी, क्योंकि 11(2) में तो उसने अभी फॉर्म 10 फाइल ही नहीं किया, और हो सकता है ना करे तो क्या होगा। तो उन्होंने कह दिया रुकिए, अब आपको फॉर्म 10 2 महीने पहले फाइल करना, 2 months प्रायर टू दी ड्यू डेट, दैट इज 31 अगस्त तक फाइल कर दीजिए।
अब क्योंकि 31 अगस्त तक कर दिया तो 30 सितंबर की जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है उसमें आप अलाउ कर देंगे, करना ही पड़ा उनको, क्योंकि अगर बाद में करोगे तो फिर ऑडिट रिपोर्ट में कैसे डालूंगा। तो उन्होंने को 31 अगस्त इसी साल से कर दिया है। इस साल 31 अगस्त 2023 को फॉर्म 10 फाइल करना जरूरी है अगर आप 11(2) का एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं। क्लियर हुआ सर? अब जरा सुनिए, अब एक बार सुनिए, सेक्शन 11(1) के नीचे एक एक्सप्लेनेशन जो 1023C में नहीं है, जो फॉर्म 9A सबमिट करना पड़ता है। 9A कब सबमिट करते हैं? अंडरटेकिंग देते हैं कि देयर इज अ इनकम which has been taken into account but it has not been actually received. It has not been actually received. तो आपने क्या कहा? I will apply this income, एक अंडरटेकिंग दे देते हैं फॉर्म 9A में, I will apply this income in the year in which I received it or year following that. ये देते हैं ना, year following, ये अंडरटेकिंग दे दे तो आप डीम्ड एप्लीकेशन मान लेते, वो डीम्ड एप्लीकेशन मान लेते, ये डीम्ड एप्लीकेशन मान लेते। एक मिनट जरा करना है जरा। समझ में आया? अब देखिए क्या कह रहे हैं, 9A फॉर्म भी और एक आया अगले साल से खर्च करेंगे, ये भी एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अब प्लीज रिमेंबर 9A फॉर्म भी 30 सितंबर तक करना। अगर 30 सितंबर के बाद में करेंगे तो हम आपको नहीं देंगे, 30 सितंबर के बाद करें। ठीक है जी, ये एक नया आया। अब आगे देखिए, हम अब दूसरे डोनेशन देते हैं आउट ऑफ द करंट इनकम टू दी फॉर द पर्पस ऑफ, क्या कहते हैं, टू दी अदर चैरिटेबल ट्रस्ट। वो हम 100% ले लेते थे, वो कहते हैं 85% मिलेगा। ये 85% मिलेगा क्योंकि आप 15% एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये 85% मिलेगा, वो पूरा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात देखिए क्या होता है, लॉ बनाया हुआ है कि अगर न्यू ट्रस्ट बना है तो आपको आपको अप्लाई करना है अप्रूवल के लिए अंडर 1023C या रजिस्ट्रेशन के लिए एटलीस्ट 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच। सर ये 85% वाला दोबारा बता दीजिए। क्या जी, दोबारा बोलिए। ये जो डोनेशन टू अनदर ट्रस्ट वाला जो बताया था 85%, अनदर ट्रस्ट का 85% माना जाएगा, जो दिया वो एप्लीकेशन माना जाएगा, जितना दिया 85%। पहले 100% माना जाता था ना, अब 85% माना, 15% नहीं आपको देगा, 85%। तो उसको 15% हमारी एकोमोडेशन में आ जाएगा। 1 करोड़ दिया तो 85 लाख माना जाएगा कि आपने 85 लाख, आपने 85 लाख, ठीक है जी। उसका 85 को एप्लीकेशन मानेंगे, 1 करोड़ को एप्लीकेशन नहीं। क्लियर है सर? क्योंकि वो क्या करता था, जब उसको मिलता था वो भी 15% एक्यूमुलेट कर लेता था। जब मेरे को 1 करोड़ मिला, मैं 15% एक्यूमुलेट कर लेता हूँ, तो एक जगह को एक्यूमुलेट करो ना, इसलिए ये किया। सर इसमें एकोमोडेशन तो एक ही जगह होगा ना, जब अगर चेक उसने 1 करोड़ का दिया तो इधर मैं इसको 85% की लिमिट में ले लेता था और 15% एक्यूमुलेट कर लेता था। मैंने 1 करोड़ दिया, पूरा 1 करोड़ को मैं मान लेता था कि मैंने ये एप्लीकेशन कर दिया। तो सर मेरा तो 1 करोड़ हो गया ना, उसके नहीं, बाद अब 1 करोड़ नहीं माना जाएगा, अब माना ही 85 लाख जाएगा एप्लीकेशन। तो 15 लाख पे मतलब टैक्स देगा, मतलब देगा, बिल्कुल देगा, 85 देगा, बाकी अब एक्यूमुलेट करना है, नहीं तो 11(2) में जाओ। सर एकोमोडेट करके पैसे हो रहेंगे कहाँ खर्च करने के लिए? यार ये उन्होंने कह दिया दूसरे ट्रस्ट को दे रहे हैं तो 2 बार 15% नहीं मिलता। नहीं 2% तो सर होगा नहीं ना, अगर जैसे हमें 100 रुपए 100 दे दिया और 100 को मैंने कह दिया मैंने ले लिया है, ये 85 पर, अरे 15 मैंने एक्यूमुलेट कर दिया और 1 करोड़ उसको दे दिया और 1 करोड़ का कह दिया, ये पूरा चला गया, तो 85 में आ गया ना, वो उसको 85 में नहीं माना जाएगा। वो सेकंड वाले ट्रस्ट के हैंड्स में रहा ना 15%, तो अरे उसको तो 1 करोड़ आया, वो फिर 15% कर लेगा एक्यूमुलेट और 85% खर्च करेगा। 2 बार कैसे ले लोगे? इधर भी 15 आपने ले लिया। नहीं इधर सर आप समझे नहीं है, 3 करोड़ था मेरे पास, 3 करोड़ था, 3 करोड़ में 45 लाख मैंने सीधा ले लिया और 1 करोड़ को मैंने डोनेशन दे दिया, तो मैं इस 1 करोड़ को भी ले लेता था क्योंकि, और बाकी जो बचा 2 करोड़ में से 1 करोड़ निकल गया, वो मैं क्या करता था, उसकी बात कर, वो आपको मिलेगा ही 85%।
एग्जेम्पशन, बाकी पे टैक्स दो, क्योंकि वो 15% लेगा आगे। अभी भी समझ नहीं आया सर। अगर सेक्शन है मेरे तो पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो एक्यूमुलेशन किस चीज की होगी? सर पैसे नहीं बचेंगे तो दूसरे फंड में से दीजिए, जो कैपिटल फंड है। मैं क्या करूं, आपको पैसे नहीं बचेंगे क्या? आप 100% दे देते हैं तो 15% एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपने पूरा 100% खर्चा कर दिया तो कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। ना 90 किया तो 10 कर सकते हैं, 85 किया तो 15 कर सकते हैं। तो वो कहेगा 85 माना है, 15% कम कर दो उसका, मत करो, हम उसका एग्जेम्पशन नहीं दे, नहीं दे। अब आगे सुनिए, देखिए नया ट्रस्ट बनता था तो 1 महीना पहले फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड ऑफ द एलिमेंट के लिए अप्लाई करना। उन्होंने कहा यार ये इसमें क्या दिक्कत है कि अगर मैंने अप्लाई 1 मंथ पहले करना है तो मुझे प्रीवियस ईयर से अगर बीच में मैं काम शुरू कर गया मुझे तो exemption नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पहले साल तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो असेसमेंट ईयर की जो मिलेगी 1 महीना पहले करना पड़े। और मैंने कमेंट्स नहीं किया, तो अब इन्होंने 2 पार्ट कर दिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है, अप्लाई कर दी और एक्टिविटी कमेंस नहीं करी चैरिटेबल, कोई बात नहीं, 1 महीना पहले अप्लाई कर दीजिए। हम आपको, आपने एग्जेम्पशन लेनी नहीं है क्योंकि कमेंसमेंट एक्टिविटी हुई नहीं है, और आपको हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देकर 3 साल की आप 6 महीने के अंदर अंदर जब कमेंसमेंट कर लोगे आप अप्लाई कर दे करंट ईयर में। अब दूसरा कर दिया, अगर कमेंसमेंट एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है तो उस केस में आपने कोई एग्जेम्पशन क्लेम नहीं की है जी में 11-12, तो आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते, एनी टाइम। ये भी पॉइंट आया और हमने यहाँ तक आपको 10-23 11-12 में मैंने सारी कर। आगे चल आगे है सर कि अब 28(4) बेकार की चीज है। पहले 28 लिखा था वैल्यू ऑफ बेनिफिट फॉर परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, और वो लिखा था इट विल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट, और उसके साथ 194(r) में तो स्कोप बढ़ा दिया। अब उन्होंने क्या किया, सुनिए सर, उन्होंने ये कहा है कि भाई अब 2 पार्ट कर दो, वैल्यू ऑफ बेनिफिट परक्विजिट रिसीव्ड बाय ए पर्सन whether it is convertible into money or not, or whether it is received in kind or in cash or partly in kind or cash will be treated as taxable under 20। ये इसलिए किया कि वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि ये सिर्फ काइंड वाले परक्विजिट 28(4) में आते हैं, कैश वाले परक्विजिट नहीं आते, तो इन्होंने उसको भी इंक्लूड कर लिया, काइंड और कैश दोनों परक्विजिट इंक्लूड कर लिए। ये आपका सेक्शन मैंने आपको बोला कि जो चेंज किया वो 28(4) और 194(r) में कर। अगला चलो सर, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज कवर होते हैं MSME एक्ट, डेवलपमेंट एक्ट 2006 में। उनके लिए लॉ है कि अगर माइक्रो से और स्मॉल एंटरप्राइज से कोई माल खरीदेगा या कोई सर्विस लेगा तो उनकी पेमेंट उसको 15 दिन से करोगे अगर कोई एग्रीमेंट नहीं। अगर एग्रीमेंट कोई नहीं किया तो 15 दिन में करनी पड़ेगी पेमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट किया है तो मैक्सिमम 45 डेज के ऊपर नहीं है, हम आपको नहीं देंगे। ये लॉ आया मैक्सिमम 45 डेज। अब सवाल आया कि देखिए इनको पेमेंट करनी है तो इसको 40, अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अलाउेबल नहीं होता डिडक्शन। अब एक उन्होंने 43B डाल, अगर एनी सम पेबल है which is due, which is not due as per पेबल है और ड्यू डेट उसकी निकल गई है और वो पेबल अभी भी है, तो कहता है 43B में वो हम खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, हम उस साल खर्चा अलाउ करेंगे जिस साल आप उसकी पेमेंट करो, जिस साल आप उसकी पेमेंट करोगे तब खर्चा ले लेना, अभी हम खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। ये क्लियर हुआ सर? ये 40, लेकिन इसमें वो नहीं लिखा कि अगर ड्यू डेट तक पेमेंट कर दोगे 139(1) की तो हम इसका खर्चा अलाउ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो पेमेंट कैश बेसिस पे ही होगी, अदरवाइज उसकी पेमेंट 15 दिन या 45 डेज जो भी केस में भी है उसमें कर देना। अगर वो पुरानी पेमेंट है तो अगर ड्यू है तो क्यों ड्यू है, जब पेमेंट करोगे
तब इसका खर्चा ले। ये क्लियर हुआ सर 43B। अब आगे चल रहे हैं। देखिए एक गोल्ड है जो स्टॉक ये स्टॉक का काम करते हैं, डेरिवेटिव का काम करते हैं। फिजिकल गोल्ड को अब आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, और फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक या जो भी कमोडिटी वहां उसको एक्सचेंज कर ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड करने में जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो कैपिटल गेन लगता है। अब पॉइंट आता है वो कैपिटल गेन तो तभी लगेगा जब मैंने गोल्ड डिपॉजिट रिसीट को ट्रेड किया। लेकिन व्हाट हैपेंस जब मैंने फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्ट किया? ऐसे तो वो भी ट्रांसफर है। वो कहता है सेक्शन 47(7)D में डाल दिया, हम उसको ट्रांसफर। जब आपने फिजिकल गोल्ड को गोल्ड डिपॉजिट रिसीट में किया, हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब आप बेचेंगे गोल्ड डिपॉजिट रिसीट को तब टैक्स लगेगा। तब उससे पूछा जाएगा सर ये गोल्ड डिपॉजिट रिसीट की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? वो कहता है कॉस्ट वो होगी जो गोल्ड की कॉस्ट, जो आपने कन्वर्ट किया था वो कॉस्ट मानी जाए, जो गोल्ड की कॉस्ट। 49 सेक्शन में डाला। पीरियड होल्डिंग क्या है? कहता पीरियड होल्डिंग वही होगा जो गोल्ड का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी काउंट होगा इसके अंदर। नॉट ओनली गोल्ड डिपॉजिट रिसीट का पीरियड, वो भी काउंट होगा इसके अंदर। क्लियर हुआ? अब ये रिकन्वर्ट भी कर सकते हैं। गोल्ड डिपॉजिट रिसीट आपके पास है, आप उसको रिकन्वर्ट करना चाहते हैं फिजिकल गोल्ड, कर लीजिए, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? गोल्ड डिपॉजिट रिसीट का पीरियड। इसकी कॉस्ट क्या होगी? जो गोल्ड डिपॉजिट रिसीट की कॉस्ट। ये इन्होंने सेक्शन डाल दिया 47(7)D और 49 और सेक्शन 2(42)A, जो मैंने तीनों को आपको समझा दिया। क्लियर हो गया? ये है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। अगर आपने फिजिकल गोल्ड कन्वर्ट किया या रिकन्वर्जन इनटू फिजिकल गोल्ड, ये ट्रांसफर नहीं माना गया। लेकिन जो ट्रेडिंग की उस गोल्ड डिपॉजिट रिसीट की, उसके बारे में कॉस्ट मैंने बता दी, कॉस्ट ऑफ द गोल्ड, और मैंने पीरियड बता दिया, नॉट ओनली द करंट पीरियड पर पीरियड ऑफ द गोल्ड हेल्ड बाय यू। ये सब आ गया आपके साथ। देखिए ये जो आपके पास पता है सेक्शन 555 में लिखा है गुडविल ऑफ ए बिजनेस और राइट टू कैरी ऑन ए बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एन आर्टिकल और ए थिंग, लाइसेंस, फ्रेंचाइज और टेनेंसी राइट और लूब आवर्स। उस केस में अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना। अब व्हाट अबाउट इंटेंजिबल एसेट और एनी अदर राइट व्हिच इज नॉट ऑलरेडी कवर्ड? उसके लिए भी इन्होंने कह दिया। अभी वो लोग कहते थे उसकी तो आपने लिखा ही नहीं, कॉस्ट नील है, तो हम तो उसके ऊपर वो लगा के कंपटीशन प्रोविजन फेल और आप इसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे। अब उन्होंने कह दिया इसके ऊपर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। और तो ये जो मैंने क्या बोला था, कौन सा सेक्शन चल रहा था? 55। हाँ 55 की आप कॉस्ट नील मानी जाएगी और आपको देना। अब आइए सेक्शन 54 और 54F। देखिए अभी तक तो जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था ऑन ट्रांसफर व रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, you could invest in the purchase or construction of another house property within the time specified, 1 year before, 2 years after, 3 years, हम कर सकते थे, पूरा माफ हो जाए। मैंने एक प्रॉपर्टी 70 करोड़ की बेची, 20 करोड़ उसका इंडेक्स कॉस्ट है, 50 करोड़ कैपिटल गेन हुआ, मैंने पूरा 50 करोड़ का बेनिफिट लिया। अब बड़े बड़े लोगों ने इसका एक एडवांटेज लेना शुरू कर दिया। एक तो जितना कैपिटल गेन है उतना इन्वेस्ट करो, पूरा माफ कर लो, फिर वो प्रॉपर्टी जो नई है उसको 3 साल रखो, फिर उसका कैपिटल गेन कमाओ और उसको अपना पैसा निकाल लो और कैपिटल गेन को फर्दर आप इन्वेस्ट कर दो और न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हम आपको फिर भी एग्जेम्पशन देते रहे। अब इन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इन्होंने ये कहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन व्हिच कैन बी इन्वेस्टेड, हम एग्जेम्पशन देंगे वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं। आप लगा दीजिए ज्यादा, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ से ऊपर की एग्जेम्पशन नहीं देनी 54 में, बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स देना। 10 करोड़ से कम है तो सारा एग्जेम्पशन ले लो,
10 करोड़ से ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एग्जेम्पशन भी अलाउड टू द 10 करोड़। अगर आपने खर्चा नहीं किया तो कैपिटल गेन स्कीम में रखा है तो कैपिटल गेन स्कीम में भी 10 करोड़ अलाउड होगा, उससे ज्यादा अलाउड नहीं। क्लियर है सर? ये 10 करोड़ की लिमिट 54 में कर दी गई। एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर परचेज और रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल विल बी लिमिटेड टू 10 करोड़, मैक्सिमम अमाउंट लिमिटेड टू 10। अब 54F में जाए। 54F क्या कहता है? कुछ भी बेचिए, एनी कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आप पूरा कंसीडरेशन प्राइस अगर लगा देंगे हम पूरा कैपिटल गेन माफ कर देंगे। अगर आप कंसीडरेशन प्राइस कम लगाएंगे, नेट कंसीडरेशन प्राइस, हम प्रोपोर्शन। सपोज कीजिए आपने एक प्रॉपर्टी बेची 15 करोड़, नेट कंसीडरेशन प्राइस सपोज 15 करोड़ है और कैपिटल गेन 9 करोड़ है। 15 करोड़ पे 9 करोड़ कैपिटल गेन। अगर आपने 9 करोड़ का बेनिफिट लेना है एग्जेम्पशन का तो आपको पूरा 15 करोड़ लगाना पड़ता था। एम आई राइट दवीजा जी? पूरा 15 करोड़ लगाना पड़ता था। अगर आप 12 करोड़ लगाते तो प्रोपोर्शनल मिल जाता 12 बटा कितना 15 करोड़। क्यों? क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन। यही करते थे। अमाउंट इन्वेस्टेड अगर 12 ही किया, अगर कैपिटल गेन कितना बताया था मैंने? 9। 9 तो अगर 9 ही किया तो 9 बटा 20 मिलता। पूरा नहीं मिलता, 9 बटा 20 मिलतेगा। अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन। अब इन्होंने कह दिया रुको, अब आपको होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड व्हिच कैन नॉट बी मोर देन 10 डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन प्राइस। मतलब आपका 15 करोड़ का कंसीडरेशन प्राइस है, आप 15 भी लिखा देंगे और 9 करोड़ प्रॉफिट है तो आपको 9 का नहीं मिलेगा। और 9 इंटू 10/50 पे 9 इंटू 10/50। अगर 12 लगाएंगे 9 इंटू 12/15 मिलेगा। 10 लगाएंगे तो 9 इंटू 10/15 मिलेगा। 9 लगाएंगे तो 9 इंटू 9/15। अब 10 से ऊपर अमाउंट इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, करो तो हम एग्जेम्पशन ही। और कैपिटल गेन स्कीम में भी ऐसे ही जमा कर। क्लियर हो गया सर? ये 54F भी और 54 भी कोई डाउट तो नहीं है? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने अग्निवीर का तो बता दिया ना, अग्निवीर का तो बता दिया था, 80 CCH डाला है और न्यू रिजीम। अब एक 80G में 3 तरह की डिडक्शन थी तमीजा जी, जो किसी पर्टिकुलर नाम से थे और उसपे 100% डिडक्शन मिलती। इन्होंने क्वाइटली वो तीनों नाम हटा दिए। पहला नाम था जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, दूसरा नाम था इंदिरा गांधी मेमोरियल फाउंडेशन ट्रस्ट और तीसरा नाम था राजीव गांधी फाउंडेशन। इसको जो डोनेशन दी जाती थी वो 100% डिडक्शन मिलती थी 80G में। अब उन्होंने कह दिया 1/4/2023 के बाद ये नाम वाले हम देंगे ही नहीं, ये कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी 80G में। न्यू स्कीम में तो वैसे नहीं मिलती, न्यू रिजीम में ओल्ड रिजीम वालों को भी हम ये डिडक्शन नहीं देंगे। मैं बड़ा हैरान था रमीजा जी, ये पार्लियामेंट में उस दिन ये बोला गया तो उन्होंने शोर ही नहीं मचाया। बाद में मैंने ख्याल आया 80G की क्लॉजेस लिखी हुई हैं, उनको क्या पता ये जवाहरलाल नेहरू है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल है कि राजीव गांधी फाउंडेशन है, वो निकल गया। अब वो पता लगा होगा तो अब देखो क्या इनका झगड़ा पड़ता है कि क्या होगा। हाँ, और तीनों हटा दिए, उसके लिए नहीं मिलेगा अब आगे से 80G, तो ये भी कर दिया सर। आइए अब 87A और 115 BAC पे चलते। आपको पता है 115 BAC 1/4/2021 21-22 असेसमेंट ईयर से आया था कि आप न्यू रिजीम में चले जाएं। अगर आप न्यू रिजीम में जाएंगे तो हम आपको एक ये बेटर रेट ऑफ टैक्स स्लैब से देंगे और आपको ये टैक्स लगाएंगे। लेकिन क्योंकि हम कम टैक्स लगा रहे हैं, हम आपको अगर सैलरीड एम्प्लॉई है तो HRA नहीं देंगे एग्जेम्पशन, ITC एग्जेम्पशन नहीं देंगे, सेक्शन 16 की जो डिडक्शन है वो नहीं देंगे। अगर मनी बोरोड फॉर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 लाख है तो वो भी नहीं देंगे। फैमिली पेंशन की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देंगे। बिजनेस की है तो बिजनेस की भी डिडक्शन नहीं देंगे और चैप्टर 6 की भी कोई डिडक्शन नहीं देंगे, सिर्फ 2 देंगे, 80JAA और 80CCD2, बाकी कोई नहीं देंगे। कोई 80C 80D कोई 80TTA TTB कुछ नहीं। यही कहा गया था।
लेकिन आपसे कहा गया था कि अगर आपने न्यू रेजिम में जाना है तो आपको फॉर्म 10 आई भरना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट रिटर्न। अगर आप भर देंगे तो हम न्यू रेजिम में आपको ले लेंगे, नहीं भरेंगे तो हम कहेंगे कि आप पुरानी स्कीम में इंटरेस्टेड, वो बाय डिफॉल्ट पुरानी में रहेगी। अब उल्टा कर दिया है, सेक्शन 115 PAC 1A डाल दिया और क्या कहा है, अगर आपको ओल्ड स्कीम में जाना है, रेजीम में जाना है, तो आपको सेक्शन 115 PAC सब सेक्शन 6 में आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कि दैट आई वांट टू स्विच ओवर, आई वांट टू गो फॉर ओल्ड स्कीम। अगर आपने ये नहीं दिया ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के पहले वो फॉर्म जो नोटिफाई होगा, तो प्लीज नोट दैट यू विल बी कवर्ड अंडर न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट। हम तो आपको न्यू, वो चाहते ही न्यू रिजीम में है, ओल्ड रिजीम में तो जाने देना चाहते ही नहीं। लेकिन अगर आप ज्यादा समझदार हैं तो जाइए अप्लाई कर दीजिए, हम आपको 80 देंगे, लेकिन कैलकुलेशन कर लेना कि आपको ओल्ड स्कीम जाने का कोई फायदा है कि नहीं। हो सकता है कि आपको नुकसान हो ओल्ड स्कीम जाने का। आप कहेंगे कैसे? देखिए आप क्या किया है, 2.5 लाख की लिमिट को 3 लाख कर दिया एग्जेम्पशन, और अगले 3 लाख पे टैक्स 5% है, उससे अगले 3 लाख पे टैक्स 10% है, उसके अगले 3 लाख पे टैक्स 15% है, उसके अगले 3 लाख पे टैक्स 20% है, और 15 लाख के ऊपर 30%। क्लियर है? ये क्लियर कर दिया उन्होंने, इसको ऊपर हम नहीं रहे। लेकिन चाहिए न्यू रिजीम में। मैं कहता हूं मैं क्यों जाऊं, मैं तो 80C में जाता हूं तो 1.5 लाख लगाया तो 30% मुझे 45,000 मिल जाता है ना सर, टैक्स का बेनिफिट। 80D किया यार, तुम्हें जरूर उठाना है। 80D कट किया तो क्या होगा कि वो 50,000 का मुझे बेनिफिट मिलता है, 30% 15,000 रुपये मिल जाता है। अगर 80TT भी है तो 30% 50,000 का वो मिल जाए, मुझे बेनिफिट मिल जाता है। 80CCT में भी 50,000 मिल जाता है, मिलता है। और मेरे जैसे आदमी को तो एक और एडवांटेज है, 80QQ भी, जो मुझे 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाता है ऑथर ऑफ ए बुक, वो 90,000 का फायदा होता है। तो मुझे तो लगता है कि मुझे ओल्ड स्कीम में रहना पड़ी है। और कोई ऐसे लोग भी हैं, चलो उनको ऑथर नहीं मिलता, उन्होंने मनी बोरो की है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, और उसमें 2 लाख का डिडक्शन मिलता है, तो 60,000 का फर्क उनको भी पड़ता है। तो ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सर तमीजा जी, कि आपको ओल्ड में जाना है तो पहले कैलकुलेट करके देख लीजिए, फायदा है तो चले जाइए, ऑप्ट करिए, नहीं तो आप न्यू में रहे। हर साल देना पड़ेगा आपको ओल्ड स्कीम में जाने के लिए, ये नहीं है एक बार आपने ओल्ड में दे दिया तो वो हो गया। एवरी ईयर यू विल हैव टू गिव कि मैं ओल्ड स्कीम में जाता हूँ, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप नई स्कीम में। क्लियर है जी? हाँ, बिजनेसमैन वाला ओल्ड स्कीम में चला गया तो एक बार न्यू स्कीम में वापस आ सकता, लेकिन मैं बाकी नॉन बिजनेस और प्रोफेशनल वाला कभी भी इधर आ सकता है, कभी भी उधर जा सकता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक बार आ सकता। ये क्लियर हुआ सर 115 PAC। और इस बार एक एडवांटेज दे दी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की अलाउ सैलरी, बाकी कुछ नहीं किया, ओनली स्टैंडर्ड। सेक्टर 6 से नहीं दिया, ओनली स्टैंडर्ड। एक और भी तो डाला 87A सिर्फ न्यूज की रिजीम वालों को, कि आपकी लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख, 2 लाख रुपए का और कर दिया, कोई टैक्स आपको देना नहीं, 7 लाख से। मुझे कोई कहने लगा सर मैं तो दिखाता ही 7 लाख, मैं तो दिखाना और एक्चुअल कमाना अलग अलग है। 7 लाख दिखा, तेरी इनकम माफ है, मुझे क्या लेना देना, क्या 7 लाख में कमाएगा, क्या और क्या आपकी एसेट बनाएगा। दिन भर की टैक्स देने से फायदा होता है, ना टैक्स देने से राजेश जी कोई फायदा नहीं। कच्चे के पैसे की कोई वैल्यू नहीं, तो टैक्स तो देना चाहिए। लेकिन अब वही वाली बात है कि 7 लाख से ऊपर होगा तो टैक्स पूरा देना पड़ेगा, जो भी वो स्लैब है, और 7 लाख तक होगा और सैलरी वाला 750 तक होगा तो भी टैक्स पूरा नहीं देना पड़ेगा, तो 50,000 की रिडक्शन ले सकता है। लेकिन ओल्ड स्कीम में ये 5 लाख ही है, ये 7 लाख नहीं। न्यू स्कीम में एक और एडवांटेज दे दिया कि जो सरचार्ज 37% था वो हटा दिया, 25 से ऊपर सरचार्ज हो ही नहीं सकता। तो ये 115 PAC
और आपके सामने मैंने 87A कर। अगला पॉइंट सर ऐसा है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कह रहे थे कि आपने हमें 22% टैक्स रखा है, लेकिन जो कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसके लिए आपने 115 भी दिया है जिसपे टैक्स, तो व्हाई दिस बेनिफिट शुड आल्सो नॉट बी गिवन टू अस। तो उन्होंने एक नया सेक्शन निकाला 115BAE 115BAE और उन्होंने कह दिया इस सेक्शन के अंदर सारे वही प्रोविजन डाल दिए जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, सिर्फ एक चीज डाली कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी सेट अप ऑन और आफ्टर 1st April 2023 and manufacturing should be started before 1st of April 2024। ये कहा गया, देखिए अब क्या होता है, ये कहा और बाकी प्रोविजन वही। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी 15%, लेकिन उसमें भी लिखा था बाकी पे 22% लगेगा, अगर कोई इनकम नहीं दिखाओगे बाद में पता लग गई तो 30% लगेगा, वो सब उसमें भी था। सो ये 115BA बिल्कुल 115BAD जैसा है, ये भी आपको मैंने कर दिया। आइए अब हम जा रहे हैं सेक्शन 148। 148 में क्या होता है, जब 148A क्लॉज डी में तैयार हो जाती है कि एओ सेटिस्फाइड है कि भाई देयर इज इनकम व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, तो वो 148 का लिखा है नोटिस हैज टू बी इशूड टू द असेसी टू फाइल रिटर्न ऑफ ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड। तवीजा जी उन्होंने कह दिया ना 3 महीने के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 148 में, अगर 3 महीने में नहीं करेंगे तो हम इसकी आपको मानेंगे जैसे आपने रिटर्न फाइल करी ही नहीं। यू हैव नॉट, फिर तो 144 कर देगा, 147 रेड विद 140। ये भी क्लियर हो गया सर, ये मैंने किया। अब आप 153 में जब जाते हैं तो पीछे उन्होंने कह दिया था असेसमेंट ईयर 22-23 का कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट 9 महीने में करनी पड़ेगी फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज। वो कहता है 30 जून तक तो हमारा वो आएगा स्क्रूटनी नोटिस, तो टाइम पीरियड सिर्फ 6 महीने ही बचेंगे और फिर आपको रिप्लाई देना, ये देना है। हमारे पे बोझ डाल दिया क्योंकि एसएससी ने कहा कि हम इतने दिनों में सारे कागज वागज सबमिट नहीं कर सकते, तो आपने ये पीरियड 9 महीने का 12 महीने करा अपने लिए कि उनको पूरा 31 मार्च तक फिर दोबारा कर दिया 31 मार्च। अब 9 महीने नहीं, अब वो क्या टाइम बार्ड हो जाएगा ओनली आफ्टर 12 मंथ्स। ठीक है सर, ऐसे ही जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं उसका भी 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको कंप्लीट करना था, उसके लिए भी 12 मंथ्स कर। और एक और चीज करी, किसी के यहाँ सर्च हुआ या कोई रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट किए गए और उस वक्त कोई केस पेंडिंग, अब वो सर्च हो गया, केस पेंडिंग है, किताबें चली गई, इधर उधर हो गया, उस केस में उन्होंने कह दिया 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, 12 महीने तो दिए, 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए असेसमेंट, एक्स्ट्रा 12 मंथ्स फॉर द असेसमेंट व्हिच इज पेंडिंग ऑन दैट डे। हो सकता है कोई मनी बुलियन ज्वेलरी पकड़ी गई जो बिलोंग टू अदर पर्सन है और या कोई एसेट बिलोंग टू अदर पर्सन है, उस केस में भी 12 महीने एक्स्ट्रा मिले। ये भी उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया। ये मैंने आपको 153 कर दिया है। अब देखिए सर, टीडीएस के प्रोविजन में तो सिर्फ एक ही प्रोविजन नया डाला गया है और वो प्रोविजन डाला गया 194BA। भाई ऑनलाइन गेम जो होंगी अब उसका टीडीएस सेपरेट कटेगा अंडर 194BA। हालांकि पहले वो लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्सेस कार्ड गेम और एनी अदर गेम, लेकिन अब उन्होंने कह दिया ऑनलाइन गेम जो भी होंगी उसके लिए सेक्शन भी नया डाल दिया 115BBJ कि भाई वो 30% टैक्स लगेगा 115BBJ। और इधर उन्होंने 194BA डाल के कह दिया कि ये करे। और दूसरी बात 194B और 194BB जो है, 194B और BB काइंडली नोट, उसमें 10,000 रुपए के ऊपर टीडीएस कटता, 10,000 के ऊपर, वो इधर से आया वो तो 8 लिखा रहता, 10,000 के ऊपर कटता। नाउ एग्रीगेट 10,000
देखना है, एक ट्रांजेक्शन नहीं, टोटल ट्रांजेक्शन विद दैट पर्सन। अगर उससे 10,000 से ऊपर की पेमेंट आई एग्रीगेट तो TDS कटेगा। ये कहते हैं 194N में आपको पता है 1 करोड़ वाला या 20 लाख वाला पे TDS कटता है विड्रॉल फ्रॉम बैंक। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए वो 1 करोड़ का 3 करोड़ कर दिया। 3 करोड़ के ऊपर होगा तो TDS कटेगा कि नहीं। एक 269SS और 269T आपको पता है कि 20,000 रुपए वाला है कैश, वो जो है अदर देन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट। कई कह रहे हैं 2 लाख कर दिया गया है। नहीं सर, ये 2 लाख सिर्फ 2 SSC के लिए किया गया, एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, उनके लिए 2 लाख की लिमिट कर दी। बाकियों के लिए वो लोन और बोरिंग की लिमिट 20,000 ही है, इफ इट इज अदरवाइज देन इन वगैरह। ठीक है सर, अब बाकी तो ज्यादा कोई रह नहीं गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बता दूं समीजा जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। होता क्या है, मैंने राजेश जी आपको पता है गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है उनकी, और वो क्या करती है TDS जब काटती है जब वो पेमेंट करती है, बिल पे नहीं काटती। जब बिल की पेमेंट करेगी तभी काटेगी, बिल क्रेडिट नहीं करती। क्रेडिट का सिस्टम नहीं है, डबल एंट्री है ही नहीं। अब हमारा केस मर्केंटाइल सिस्टम है हमारा, हमने वो बिल दिया, कॉन्ट्रैक्टर है उसने बिल दिया गवर्नमेंट को, 1 करोड़ का बिल दिया, 1 करोड़ का बिल दिया, पेमेंट अभी आई नहीं, उन्होंने TDS काटा नहीं। लेकिन क्योंकि मेरी 1 करोड़ इनकम है, मैंने उसको दिखा दिया जो भी मेरी इनकम है, और मैंने उसके ऊपर टैक्स देना है, TDS कटा नहीं, मैंने टैक्स दे दिया। अब उस गवर्नमेंट ने जब मुझे पेमेंट करी तब TDS काट लिया। अब उसका क्रेडिट कैसे मिले? क्रेडिट तो उस साल मिलता है जिस साल इनकम आपने ऑफर की, इनकम तो आपने पहले ऑफर कर चुका हूँ। अब क्रेडिट कैसे लूं? मेरे 26 CS में आ गया कि 4 लाख, चाहे 1 करोड़ 10 लाख, लेट से 10% जो भी है TDS कट गया 10 लाख रुपया, 2% कटा तो 2 लाख रुपए कट गया। अब वो ऊपर 26 में 10 करोड़ 1 करोड़ लिखा है और मैं इस साल इनकम दिखाऊंगा नहीं, फंस गया। और TDS का है और क्रेडिट भी नहीं मिलेगा मुझे, और वो कहेगा ये इनकम क्यों नहीं दिखाई। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, एक सेक्शन डालते हैं 150, और कुछ और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ना भी हो, कई बार वो TDS काटना भूल जाते हैं, वो अगले साल काट लेते हैं। मैंने तो इनकम इस साल दिखा दी, TDS अगले साल काटा या उससे अगले साल काटा, भूल गए, आफ्टर ड्यू डेट काटा तो अगले साल ही तो होगा, अगले साल काट लिया। तो उसने TDS का सर्टिफिकेट मुझे अगले साल का ही देना है, और मुझे 26 CS में भी अगले साल आएगा, और फिर वही प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने कह दिया इस केस में एक काम करिए, आप जब TDS कट जाए और वो जमा करा दे तो आप एक एप्लीकेशन मूव करिए 155 सबसेक्शन 20 में कि देखिए मेरा TDS कट गया है और ये मैंने ऑलरेडी इनकम उस साल दिखाई हुई है, अब मेरा ये TDS एक्स्ट्रा कट गया है, काइंडली मुझे इस TDS पर कट। तो वो 154 करके वहां पर जो आपका ये TDS का अमाउंट है वो आपको रिफंड कर। पहले तो रिफंड होता ही नहीं था और वो उल्टा मुसीबत पड़ जाती थी। अब प्लीज जब रिफंड करें जब आपने अप्लाई किया वहां से देंगे, शुरू से नहीं, वहां से आपको इंटरेस्ट दे। तो ये सेक्शन 115 मैंने 55 सबसेक्शन 20 किया है। अब मेरे ख्याल मैंने सारे कर दिए, 2-4 जो हैं आप मेरे से पूछ लीजिए। 44 मैं सर 44 ADA ओह वाह वाह, वो तो राजेश जी इंतजार कर रहे हैं 44 ADA। सर ऐसा है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। अभी तक आपको पता है 2 करोड़ के टर्नओवर में 44 AD में जितना अमाउंट बाई चेक आया वो 8% है और बाकी पे 6%। सॉरी, जितना अमाउंट आया वो 6% है अकाउंट पे ही चेक से, और बाकी पे 8%। यही है, और 2 करोड़ है। अब इन्होंने एक और चीज निकाली है डिजिटल को बढ़ावा देने की, 95% अगर पेमेंट बाई चेक आती है, अकाउंट पे चेक इलेक्ट्रॉनिक मोड, सिर्फ 5% कैश में आती है। तो हम उस केस में 3 करोड़ तक की 44 AD का बेनिफिट, 3 करोड़ टर्नओवर रेज कर दिया, 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़। तो भैया जी फायदा भी हो गया। हमारी 95% अगर पेमेंट बाई चेक आई है तो मैं उसका 6% प्रेज्यूम कर सकता हूँ और बाकी 5% का 8% करूंगा।
तो मेरे को तो आप फायदा हो गया कि चलो ETF को कर, और 3 करोड़ भी अलाउड हो गया। और आपको पता है 44 ADA में प्रोफेशनल के केस में 50 लाख की लिमिट है, अगर आप 50% लेना चाहते हैं। इसको भी 75 कर दिया, 95% पेमेंट आपको अकाउंट पे ही आएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉर्मली पेमेंट आती है अकाउंट पे ही, कैश की तो आती ही नहीं है, क्योंकि कैश की आएगी 10,000 से ऊपर तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा देने वाले को। हाँ, जो बाकी आती है जो मैंने दिखानी नहीं है वो तो मेरी जेब में जाती है, वो इनकम थोड़ी है, वो तो देखी नहीं है, उसको क्यों लेंगे। लेकिन जो भी आपकी बुक्स में ग्रॉस रिसीट है वो 75 से ऊपर है तो 75 तक है तो 5% ग्रॉस रिसीट आपकी कैश में हो सकती है। बाकी वो तो आप 3 इसका टर्नओवर 75 तक ले जाइए, नहीं तो 50 का है। ये था 44 AD और 44 AD। और पूछिए राजेश जी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी सर। हाँ जी चलो। सर एक चीज 142 2A ऑलरेडी है कि स्पेशल Correct. ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा सकता है अगर वो Correct. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट हो, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो या मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो और उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो आपका करा सकता है ना, कई सर्कमस्टांसेस। उसको कौन अपॉइंट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को? पैनल है, वो कमिश्नर, चीफ कमिश्नर वगैरह अपॉइंट करते हैं और फीस भी डिपार्टमेंट देती है। ये तो ऑलरेडी था। अब उस और क्लॉज डाल दी कि अगर, हालांकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के इनकम एंड कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड है, इनकम डिस्क्लोजर एंड कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्सिटी, ड्यू टू दिस मल्टीपल ट्रांजैक्शन, ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, हो सकता है कि वो समझ में नहीं आ रहा ये वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं। तो ये वैल्यूएशन के लिए वो रेफर कर सकता है कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, ये कर सकते हैं। क्लियर है सर? ये कर दे तो हम वो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को काम मिला, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं मिला। ठीक है सर, ये भी मैंने कर दिया। और कोई आपको पूछना है? सर ये LIC वाले जो पॉलिसी का जो आया है, अगर जितनी LIC की पॉलिसी जो आई है 5 लाख से ऊपर वाली, हाँ, इसमें जो अगर 4 साल बाद मनी बैक जब तक आता रहेगा तब तक कोई टैक्स नहीं देना होगा उसको? क्यों नहीं देना होगा? सर मनी बैक तो उसके रीपेमेंट तो ज्यादा होगी, 25 लाख रुपए उसने 5 साल में दे दिए। सर हमें का 5 लाख से ऊपर कोई भी पेमेंट करी है, किसी नई पॉलिसी की बात हो रही है, पुरानी का छोड़ दीजिए। सर नई पॉलिसी की पॉलिसी वो बात है। बनाते नहीं बनाते अब तो पता लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये टैक्स लग जाएगा। 1010D में माफ थी। सर अगर 6 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम है, हाँ, 5 साल दिया, 30 लाख रुपए दिया प्रीमियम, और उसको 20 लाख रुपए मनी बैक आया 5वें साल में, तो उसकी कॉस्ट जो है 20 लाख से ज्यादा है। और वो कितने साल कितने बार आना है प्रोपोर्शनेट कर देंगे, वो जितना अमाउंट आना है कितने सालों में प्रोपोर्शनेट करेंगे वो। सर प्रोपोर्शनेट कैसे? कॉस्ट अरे रूल्स आएंगे सर, क्योंकि आपको कहा हर 4 साल बाद मिलेंगे, अच्छा कितने बार करेंगे तो उसी को प्रोपोर्शनेट कर देंगे। आपको बोला गया ना हर 4 साल बाद मिलेंगे तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे, वो तो आ जाएगा सर। आने दीजिए, रूल्स आएंगे इसके, आने दीजिए। और बोलिए सवाल। जो TDS का आपने बताया उसकी एप्लीकेबिलिटी का रेट्रोस्पेक्टिव होगी? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं बोला, क्योंकि अभी ये तो इट इज अ करेक्टिव मेजर, सो माय पॉइंट इज के इट इज सर देखिए, रिमूविंग ये इंक्लुडेंसी। चीजें क्लैरिफिकेशन आएगी तो देखेंगे। अभी तक तो उन्होंने डेट डाल रखी, अभी तक तो डेट डाली। ठीक है जी, वो तो हमेशा चीजें से जुड़ाई होती है, अभी तो डेट डाली। ठीक है। और पूछ अजय जी आप संभालो। राजेश अग्रवाल जी। नहीं सर, वैसे तो गुरुजी ने बहुत अच्छा ही कर दिया, सबका कोई क्वेश्चन है भी है, लेकिन अभी इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि गुरुजी को एक और रह दूसरे। गया, जरा दे एक और रह गया 206C1G, क्योंकि किसी ने लिख के भेजा है। अरे हम जो एजुकेशन के लिए बाहर पैसा भेजते हैं अपने बच्चों को या खुद जाते हैं, तो अगर लोन लेके दिया था तो TCS कलेक्ट होता था 0.5%, 0.5%। अगर वो लोन नहीं लिया था तो 5% TCS इफ इट एक्सीड्स 7, ठीक है। अगर टूर पैकेज का था तो 5%, एनी अदर केस का 5% अबव 7। अब रुकिए, पैकेज का 20% TCS कलेक्ट कर लेगा जो पैसा मेरा भेज रहा है, और मुझे 20% अगर मैंने पैसा भेजा
टूर पैकेज का 3 करोड़ 3 लाख का या 10 लाख का टूर पैकेज किया तो 20% तो पहले मुझे टीसीएस होगा, फिर उसका क्रेडिट लेना पड़ेगा। और मैंने फिर एनी अदर केस कोई मेडिकल के लिए भेजना है, आप 50 लाख मेडिकल का लगना है, तो पहले तो 20% मुझे टीसीएस क्रेडिट करके देना पड़ेगा, और मेरे पास 50 लाख खर्चा करने के लिए तो ये I टीसीएस think the education and medical are possibly एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन का चेंज नहीं, वो education का LRS change। स्कीम में उनको उस परव्यू से बाहर रखा है मेरे ख्याल। एजुकेशन का किया हुआ है। देखिए अब क्या करते हैं, 20% बहुत बड़ा अमाउंट है। सपोज करें मैंने किसी को गिफ्ट भी देनी है अपनी, मैं एलआरएस में भेज रहा हूँ, $2.5 लाख मुझे अलाउड है ना, $2.5 लाख मुझे अलाउड है, मैंने उसको गिफ्ट देनी है, मुझे गिफ्ट के साथ 30% पहले यहाँ पर 20% यहाँ पर जमा कराना पड़ेगा टीसीएस में, और बाद में क्रेडिट लेना पड़ेगा। हालांकि वो गिफ्ट पे टैक्स कोई नहीं मिलना है, मैं अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। सही, अब ये बहुत बड़ा अमाउंट आ गया जो हमें करना पड़ेगा। Yes, sir. Any amount under gift, even if I give एनी it. अमाउंट, एनी 7 लाख वाला नहीं है, $1 even. 7 लाख वाला हटा दिया। एलआरएस में आपको $2.5 लाख तक अलाउड है ना ले जाना। Correct. ये नहीं पता कहाँ हूँ मैं। हाँ जी, चलिए। सर एक वो भी है ना जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल है, जिसको कि डबल वहां पर बेनिफिट मिलता था, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं होगा यदि हम वहां पर उसका डिडक्शन ले रहे हैं एटीसी में। वो तो सर बता दिया, मैंने ये कहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो 48 सेक्शन है, 48 सेक्शन, उसमें क्या कई लोग करते थे कि जो इंटरेस्ट क्लेम कर लिया डिडक्शन अंडर 24 भी, उसको भी कॉस्ट में ले लेते। जी जो सर, जी डिडक्शन ले ली थी चैप्टर 6 में, चाहे रजिस्ट्रेशन फी की हो या किसी, उसको भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इम्प्रूवमेंट में ले लेते। वो कहते हैं ये नहीं मिलेगा, डबल नहीं मिलेगा, वहां ले लिया तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ लेना तो वहां नहीं। कोहली साहब, 7वां लेक्चर कंप्लीट हुआ है, 5-10 मिनट रेस्ट लेने दो, 8वां फिर लेक्चर शुरू Anything होना है। about the joint कोहली साहब development please. agreement, sir? क्या जी? Thank you. अरे कुछ नहीं है सर, लोग पकड़ गए थे कि वो कहते प्लस चेक से जो पेमेंट आई वो नहीं ले। तो क्या बेवकूफी बात करते हो, जो भी पेमेंट आई कैश हो या चेक से, वो दोनों आपको 45.5 की कंसीडरेशन प्राइस देंगे। Sir, thank you very much for the nice deliberation at such a short notice. We are the 7th, we are the lucky ones, and you've been kind to us. सारी चीज explain करे, और lots of things have to be done, sir. Basically, the anomalies on 54 and 54 है जो constitution 10 crores का, उसके अंदर फर्क आएगा। और मैंने अगर MSME से अगर मार्च के अंदर मैंने सामान खरीदा 45 डेज, तो by default I should get that deduction. अरे सर वो आपको जब 3 CD भरना पड़ेगा तभी आप डिसअलाउ करोगे, अगर नहीं दिया 45 में उसमें लिख के देख रखोगे कि भाई ये पेमेंट नहीं मिली है, ये पेमेंट नहीं दी है। Sir, thank you, and you have your rest now for the next 7 minutes because आपका 8th वाला वंडर शुरू होना है, 7th वंडर तो आपने मैं दे दिया है। Thank you very much, in a short time आपने explain कर दिया, बट दोबारा करेंगे सर, वॉइस ऑडियो वाज ब्रेकिंग एट मेनी पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो एक बार दोबारा आपसे गुजारिश अरे सर जब फाइनल बिल पास होगा ना तब करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब अविनाश जी को आस्क हिम काइंड टू eliminate us on the foreign transactions. सर वैसे सर ने सारी चीजें बताई दी हैं, सारे सेक्शन, तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई हमारा कोई बच गया है। सर हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दी थिंग्स। सिर्फ इंटरनेशनल टैक्स की जहां तक बात है, एक प्रोविजन मैं जरूर लेना चाहूंगा जो सर ने रह गई, क्योंकि वो काफी सारी प्रोविजन, सर एक टीपीओ की प्रोविजन में चेंज आया है। सर जब हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास जब हम केस कोई किसी का भी लगता है, तो एट दैट टाइम ही डिमांड्स अस टू गेट दी टू सबमिट द ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट जो हमें सबमिट करनी पड़ती है। So statutorily I have been given 30 days time to submit that report, and I can also demand for an extension which can be another 30 days. तो 60 डेज के अंदर जो है हमारे पास टाइम होता है, स्टैट्यूटरी टाइम है जिसको उसको देना ही होता है कि उसके अंदर हम उसकी स्टडी
सबमिट करें, और नहीं करते तो 2% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की पेनल्टी होती है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जहां पे क्या होता है कि जो सेट असाइड मैटर है या कोई और इस तरह के मैटर्स हैं जहां पे लेट रेफरेंस हुआ ट्रांसफर प्राइसिंग का, तो वहां पे स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ जो 60 डेज है या तो वो कम रह जाता है या वो बिल्कुल नेक टू नेक होता है। So they may not be able to do this assessment properly. So because of that, what they have done is that they have reduced this 30 days time, initial 30 days time to 10 days. कि पहले ही आपको जब भी नोटिस आएगा, उस नोटिस आने के जिस भी दिन आपको रिसीव हुआ नोटिस हुआ, उसके 10 डेज के अंदर अंदर आपको जो है वो टीपी स्टडी सबमिट करनी है। And you can demand for an extension for another 10 days. But the overall time limit to submit the transfer pricing study should not exceed 30 days. मतलब 30 दिन से ज्यादा का आपको टाइम उसमें नहीं मिलेगा। ये जो है एक ट्रांसफर प्राइसिंग की असेसमेंट पर्सपेक्टिव से ये एक अमेंडमेंट आई है। एक और अमेंडमेंट रूल, सर ये थिन कैपिटलाइजेशन रूल क्या थे कि अगर आपने कोई अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन ले रखा है और उसको आप जो है इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, तो 30% ऑफ द EBITDA का मिनिमम आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता था। अगर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद 30% ऑफ EBITDA नहीं हुआ तो डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाता था, वो आपका डिसअलाउ हो जाता था, विच विल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो अगले सालों में उसके अंदर एक प्रोवाइजो था, वो प्रोवाइजो ये कहता था जो बैंकिंग कंपनी है या जो फॉरेन कंपनीज, फॉरेन बैंक्स की इंडियन, उनका तो काम ही लोन लेना और लोन देना होता है। सो इन दैट केस देयर इंटरेस्ट इज देयर मेन बिजनेस वेयर दे मे नॉट बी एबल टू गो फॉर दिस 30% वाला जो EBITDA का लिमिट है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दीज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन अ फॉरेन बैंक और एनी बैंकिंग कंपनी। अब एनबीएफसी वाले बोले कि सर हम भी तो यही काम करते हैं, तो they also do the same thing. So if there is an Indian NBFC जिसने अपनी फॉरेन की किसी NBFC से या कोई रिलेटेड पार्टी से लोन ले रखा है, तो उसको भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, now they have amended this thin capitalization rule and they said they will notify certain type of NBFCs and these NBFCs will be exempt from this thin capitalization rule. तो वो NBFC कौन सी क्लास की होगी या क्या उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो सब चीजें वो क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। एंड आफ्टर नोटिफिकेशन ओनली वी विल कम टू नो कि इन एनबीएफसीज पे भी ये थिन कैपिटलाइजेशन रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। तो दीज आर द टू मेजर अमेंडमेंट। एक गिफ्ट की अमेंडमेंट थी कि वो गिफ्ट जो है वो ऑलरेडी जो है सर ने एक्सप्लेन कर दिया कि अब पहले सिर्फ नॉन रेजिडेंट वाला था और अब रेजिडेंट वाला रहेगा। एक और अमेंडमेंट है जिसको हम 5627B वाली आई थिंक सर की रह गई, कि जहां पे अगर हमने कोई in the Indian company have issued shares at a more than a face value, and if the value at which they have issued the share and the fair market value, उन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा था, तो it is an income in the hands of the company provided the shareholder is a resident. So now they have deleted this resident word and they have included non-resident also. मतलब अब सबके लिए हो गया, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट के केस में जितनी भी हमारी FDIs आती थी, और नॉर्मली क्या होता था कि ₹1 का शेयर है और वो ₹1,000 का, ₹2,000 का, ₹3,000 का इशू, खास करके जो फॉरेन के जो आते थे रेमिटेंस जो FDI में होते थे, तो उनको अब उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। नाउ 11 UA के हिसाब से इंडियन कंपनी को अपनी वैल्यूएशन करानी पड़ेगी और उस वैल्यूएशन के हिसाब से जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, अगर कंपनी उससे ज्यादा की शेयर, उससे ज्यादा वैल्यू पे शेयर्स अगर वो इशू करेंगे, सो देन इट विल बी डीम्ड टू बी इनकम। अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि फेमा के अंदर ये लिखा हुआ है कि बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू में इशू कर ही नहीं सकता, इट हैज टू बी अबव द फेयर मार्केट वैल्यू। तो अगर मेरी फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए ₹10 के शेयर की ₹118 आई, तो अगर मैं 119 पे करूंगा तो इनकम टैक्स में टैक्स लगा देंगे, और 117 पे मेरे को फेमा प्रोहिबिट करता है, तो मीनिंग देयर बाय या तो मैं 118 का 118 पे करूँ। तो ये एक चीज जो है वो आगे आने वाले टाइम्स में इसको जो है देखना पड़ेगा कि कैसे करें। तो द वैल्यू मेथड ऑफ वैल्यूएशन इन बोथ द लॉ इज डिफरेंट, तो आप कर सकते हैं। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर सर हमारा काफी दिक्कत आएगी, स्पेशली इन IT एंड रिलेटेड कंपनीज इसके अंदर। तो ये सर ये
स्टार्टअप के लिए तो एक्सेप्शन है उसमें, स्टार्टअप के लिए सेक्शन है। हाँ, तो स्टार्टअप के लिए प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, बट सर स्टार्टअप के अलावा भी तो बहुत सारी कंपनीज है। मान लीजिए एक फॉरेन कंपनी है, वो कहती है मुझे 100 करोड़ रुपए लगाना है। अभी हम क्या करते हैं उसे सर, उसको डेट और इक्विटी का स्ट्रक्चर देते हैं, और उस डेट और इक्विटी में भी इक्विटी कहते हैं तो प्रीमियम पे ले ले, ताकि तुम्हारी कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल कम हो जाए, बाकी शेयर प्रीमियम पे चला जाए। और उसकी कंपनी डे वन पे 0 वैल्यू है, कुछ कंपनी ने बिजनेस नहीं किया, तो वहां पे फिर वैल्यूएशन करने के और ये सब चीजें प्रॉब्लम आ सकती है, जो हमें आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि अब नॉन रेजिडेंट के केस में भी we have to be very careful that shares should be issued at fair market value. So this is an important amendment which have come in this budget with respect to the non-residents. तो सर ये मेन प्रोविजंस है। बाकी फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर टीडीएस का सर ने बता दिया कि उसमें आप विदाउट एनी लिमिट जो है, अगर आप रेमिटेंस करेंगे तो आपको टीडीएस उसका डिडक्ट होगा। एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, वैसे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है ज्यादा। 196 में एक अमेंडमेंट आई है। उस समय टीडीएस जो है, डिविडेंड के ऊपर जो टीडीएस हम पे करते हैं, उसके अंदर यूनिट्स का जो डिविडेंड होता है सर, पहले लास्ट ईयर ये अमेंडमेंट पहले आई थी शेयर्स के डिविडेंड के लिए, कि अगर हमारे मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है कि डिविडेंड जो भी पे होगा शेयर्स का, उसके ऊपर 20% टैक्स कटेगा, और यूनिट्स का भी डिविडेंड जाएगा फॉरेन रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट को, तो भी 20% कटेगा। लेकिन बहुत सारे डीटी ऐसे हैं जहां पे रेट ऑफ टैक्स या तो 5% है, या 10 है, या 15 है, 15% है। तो वहां पे वो कहते हैं कि भाई जब 196 सेक्शन में, कि जब वहां पे डीटीए मेरा कम है, जब मेरा डिविडेंड का रेट ऑफ टैक्स कम है, तो जब मैं शेयर होल्डर को अपना डिविडेंड दे रहा हूं, तो मैं डीटीए क्यों ना लूं। सिमिलरली उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया, इसमें लास्ट ईयर दे हैव सेड कि 20% और डीटीए रेट विच एवर इज बेनिफिशियल, बट यूनिट्स का नहीं हुआ था। अब इस साल उन्होंने 196A के अंदर यूनिट्स में भी ये डाल दिया कि भाई अगर आपका कोई डीटीए जो है वो 20% से कम है, तो आप 20% और डीटीए रेट विच एवर इज बेनिफिशियल के रेट पे आप उसका टीडीएस यूनिट्स होल्डर के उसमें केस में कर सकते हैं। बाकी कुछ प्रोविजन आईएफएससी से रिलेटेड जो है अमेंडमेंट आई है, तो वो बहुत लंबी है एंड हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दी प्रोविजंस व्हिच हैव चेंजेस व्हिच हैव बीन देयर इन आईएफएससी। So I think Rajesh ji, these are all major amendments with respect to non-residents that is applicable. बाकी और कोई क्वेश्चन है, उससे कोई और रहेगा ये प्रोविजन जो लेनी हो तो आप बता सकते हैं। सर बस एक क्वेश्चन है, और सारे मेंबर्स का भी है जो मेरे से फोन पे बात हो रही है, कि हाउ यू टेक दैट कि 20% टीडीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस, टीसीएस इट इज हार्ड सर। सर ये क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्रॉब्लम इसलिए ये 20% इन्होंने किया, तो 20% थोड़ा ज्यादा है। इनके पास सर एक डेटा आया है जिसके अंदर इन्होंने पिछले 5 साल में जितनों ने भी एलआरएस में पैसा भेजा है, उसकी पूरी लिस्ट है इनके पास, एंड दैट लिस्ट डू नॉट कंटेन एनी पैन नंबर। क्योंकि जो फॉरेन की रेमिटेंस एलआरएस में होती है, तो बैंक जो है वो पासपोर्ट नंबर देता है, बट उसके अंदर वो पैन नंबर की कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि जो फॉरेन में पैसा भेजा जा रहा है, और जैसा कि कई जगह पेपर्स में भी आ रहा है कि सारे एचएनआई जो है वो अपना पैसा जो है इंडिया से शिफ्ट करके बाहर भेज रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सारा जो पैसा है वो सब 2 नंबर के रूप से जा रहा है, या नोट या उसको डिस्क्लोज नहीं हो रहा। सो दैट इज द रीजन दे सेड कि कोई भी पैसा बाहर जाए तो उसका 20% टैक्स और बहुत सारे ऐसे जो डेटा उनके पास है, जब उन्होंने पासपोर्ट को लिंक किया से उनके पैन से और आधार से, तो उनको ऐसा पता चला कि बहुत सारे लोग नॉन फाइलर है। इवन जो एड्रेसेस दिए गए वो एड्रेसेस ही अवेलेबल नहीं है। इवन आई रिमेम्बर एक कॉन्फ्रेंस में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब सेशन ले रहा था, उन्होंने बताया कि 100 लोगों को नोटिस भेजे, जिसमें से 83 नोटिस जो है वो वापिस आ गए। So those people have never existed, या वो जो एड्रेसेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो भी फॉरेन रेमिटेंसेस एलआरएस में होगी उसका हमारे को डेटा चाहिए, और उसको पहले ही टीडीएस काटो। बट उसका प्रॉब्लम आ गई जेन्युइन लोगों पे। मेडिकल का पैसा भेजना है, मान लीजिए मैं बीमार हो गया और मेरे फैमिली वाले मेरे को लेके जा रहे हैं मेडिकल के लिए, बताओ 20% पहले इनको दो, चाहे मेरी इनकम है या नहीं है, दैट इज अ सेपरेट मैटर। फिर उसका रिफंड क्लेम करो, फिर वो मेरे से एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। तो जो जेन्युइन पीपल है उनको इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और जो आ भी रही है।
बहुत सारे लोग जो है पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके मेडिकल के लिए जाते हैं, जो ठीक है टूर के लिए जा रहे हैं, पैकेज टूर ले रहे हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, क्योंकि इतना पास एक्सेस पैसा है कि वो उसको यूज कर सकते हैं, बट अदर देन दोस्त वो एक प्रॉब्लम है। और मैंने तो सर से रिक्वेस्ट किया है कि ये सर 20% बहुत ज्यादा है। यस यस नहीं, इसके अंदर सर एक ऑप्शन ये है कि जो लोग रेगुलर फाइलर ऑफ रिटर्न है उनके लिए 2% या 5% कर दे, जो नॉन फाइलर है उनके लिए 20 रखे, कोई दिक्कत नहीं। तो एट द टाइम डिडक्शन आप डिक्लेरेशन दे दे बैंक को कि हम फाइलर हैं या नॉन फाइलर के लिए 20 कर दो, बट फाइलर के लिए जो रेगुलर रिटर्न भर रहा है उसके लिए तो कम किया जा सकता है। तो दिस काइंड ऑफ एन सजेशन माइट बी गिवन फॉर दिस फॉरेन रेमिटेंस के केस में। अविनाश भाई, अभी एक क्वेश्चन आया कि मान लो कोई लोन लेकर के रेमिट कर रहा है बाहर पैसा, उसके लिए सिर्फ उस केस में एजुकेशन के लिए सर, एजुकेशन के लिए उन्होंने 0.5 कहा, बाकी सबके लिए सेफ है इवन लोन लेकर के भी सर। एजुकेशन के लिए 0.5 है। एजुकेशन में कम है। वो लेके ही है ना, बोल रहे हैं। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं कि मेडिकल के लिए लोन लेके दे रहा है या किसी का, तो सबके लिए बराबर है सर, सबके लिए बराबर है। 20%। हाँ, और टूर पैकेज भी इंडिया में घूमो ना, बाहर क्यों जा रहे हो घूमने? इतनी ये बढ़िया सेक्शन कब से एप्लीकेबल है सर सेक्शन ये? 1 जुलाई 2023 से। 1 जुलाई। पहले हो आप। उससे पहले जो करना है कर लो, घुमाओ। सर वो बेसिकली कह रहे हैं इंश्योरेंस ना लो, लॉन्ग टर्म सेविंग मत करो, हिंदुस्तान में घूमो, हिंदुस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ, काशी में जाके मरो। सर बाहर वाले, वो कह रहे हैं बाहर वाले हमारे यहाँ करा के जाते हैं, तो हम बाहर जाते हैं कराने। और कह रहे हैं ना फॉरेन यूनिवर्सिटी उन्होंने सारी दे रही है ना एक्रेडिटेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी कैन ऑपरेट इन इंडिया, सो यू हैव टू स्टडी इन इंडिया, व्हाई गो अब्रॉड, यू विल गेट अ फॉरेन डिग्री फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। यस करेक्ट। चलो राजेश कोहली जी। साहब प्लीज, कोहली सर प्लीज। अविनाश जी थैंक यू वेरी मच, इतनी ब्रीफ में आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया नॉन रेजिडेंस और इंटरनेशनल टैक्सेशन के, एंड द क्लैरिटी इज देयर, बट विल हैव अ लॉन्गर सेशन। डॉक्टर सर गुरुजी के साथ भी बात हो रही थी, अभी तो आपका बैक टू बैक 8वीं मीटिंग चालू हो जाएगी अभी। सर अभी एक और सेशन में जा रहे हैं। All the best, have some rest and we'll talk later. Sir, thank you very much from the core of our hearts and taking your valuable time for us, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच राधे राधे। अविनाश भाई, गुरुजी वंस अगेन थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू। चौधरी साहब थैंक यू। Thank you, चौधरी साहब। आप म्यूटेड हो चौधरी साहब, म्यूटेड हो आप। हाँ जी, रखा था अमित सर का लेक्चर सुन रहा हूँ। हाँ गुरुजी आपको याद भी कर रहे थे। मैं गुरु जी से जाके मिलता हूँ एक आध दिन में। हाँ मिल लो, गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ सर से जाके। और सब ठीक हो सर? खत्म एक बार हो जाने दीजिए लेक्चर्स उनकी, 1-2 दिन बाद में जाकर मिलता हूँ। अभी तो नेक्स्ट वीक उनका और बिजी है क्योंकि बाहर भी जा रहे हैं। अच्छा। और फिर इधर सब ये तो बजट पे ही चलता रहेगा ना, बाहर भी जा रहे हैं। चलो ठीक है, राजेश भाई ओके क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे राधे।